evening, everyone. On behalf of the Central India Regional Council, ICA Vivek Khwal, Vice Chairman, Ranchi Branch of CIRC of ICAI, warmly welcomes all the participants to the webinar on GST Appellate Tribunal Law, Practice and Practical Issues. The operationalizations of the GST Appellate Tribunal is a landmark development in the GST framework. It opens a new chapter in GST litigations and dispute resolutions, making it imperative for professionals to understand the legal provisions, procedural aspects, and practical challenges associated with the tribunal proceedings. Today's webinar has been thoroughly designed to provide participants with a comprehensive understanding of the law governing the GST Appellate Tribunal, practical considerations in handling appeals, and emerging issues that professionals may incur in the practice. We are privileged to have distinguished dignitaries and an eminent faculty member with us today, and I am confident that the sessions will be helpful in enriching for all the participants. To formally welcome all the participants and set the context for today's webinar, I request our respected chairman, CIRC, CA Ankur Goyal sir, to kindly share his thoughts with the participants. Sir. Thank you so much, Vivek bhai. Very respected Dhaval Kothari ji, Treasurer CIRC, respected Anand Jain ji, a Regional Council member and Sikasa member from CIRC, very active, young and dynamic from Indore. Very respected Navneet bhai, जिन्होंने अपने इस बिजी शेड्यूल से हम लोगों के लिए समय निकाला. Thank you so much, sir. Respected leaders of the profession and my dear friends. आज हम लोग जीएसटी का पहला वेबिनार कर रहे हैं. हम लोगों की इस वेबिनार सीरीज में हम लोगों ने सबसे पहले बैंक ऑडिट से स्टार्ट किया था और हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स कवर किए. बट एक जो हम लोगों को आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लगा जीएसटी, जिसको कवर करना बहुत जरूरी है, कि जैसे हम सब जानते हैं कि अभी 30 जून हम लोगों की अपील फाइलिंग की लास्ट डेट थी, जो फर्दर एक्सटेंड हो गई है. तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है और एक नई चीज समझने का और किस तरीके से उसमें प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं उनको फेस करना, कैसे मैटर्स को सॉल्व करना, किस तरीके से इश्यूज को एड्रेस करना. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमको अपने इस जीएसटी रिजीम में दिखनी है, समझनी है, क्योंकि सबके लिए चीजें नई हैं. तो मुझे लगता है कि हम लोग को, अगर जो एक्सपर्ट्स हैं हमारे, वो हम लोगों को बेटर गाइड कर सकते हैं कि हम लोगों को चीजों को कैसे करना है. मिस्टेक्स हो सकती हैं डेफिनेटली किसी से भी, बट अगर हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं जिनको हम कभी भी परेशान भी कर सकते हैं और उनसे राय मशवरा भी कर सकते हैं, और हमारे साथ इतने अच्छे लोग हैं, तो डेफिनेटली हमको इसका फायदा भी मिलेगा. हम लोग अपने आप को अपग्रेड करेंगे. और वेबिनार का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि सर आप अपने ऑफिस में बैठ के इसको ज्वाइन कर सकते हो, चीजों को समझ सकते हो, प्रैक्टिकली साथ में भी कर सकते हो. तो मैं चाहता हूं कि हमारे ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स इन वेबिनार सीरीज से जुड़े. और बेसिकली वेबिनार का हमारा फोकस ये था कि हम एक छोटे से छोटे शहर को जोड़ पाए, छोटे से छोटे एरिया को जोड़ पाए, जहां पे बहुत कम नंबर्स में सीएज हैं, जहां स्टडी चैप्टर्स हैं, या जहां ब्रांचेस नहीं हैं. वहां पे मेंबर्स को बहुत प्रॉब्लम आती है, या तो उनको बहुत ट्रैवल करना पड़ता है ये अपडेट्स जानने के लिए, किसी बड़े सेंटर में जाना पड़ता है, किसी बड़े सेमिनार को अटेंड करना पड़ता है. इट में इनकर अ ह्यूज कॉस्ट आल्सो. तो वेबिनार आपके घर तक पहुंचता है, आपके अपने लैपटॉप पे, आपके अपने मोबाइल पे, आप कहीं जा रहे हो रास्ते में भी आप देख सकते हो. तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो हम लोग पिछले 2-3 साल से देख रहे हैं और नॉलेज अपग्रेड कर रहे हैं. मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं हमारे सारे रीजनल काउंसिल मेंबर्स को, जो जो मेरे साथ जुड़ के काम कर रहे हैं, इस इनिशिएटिव में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं. अपने आप सेशंस प्लान करना, स्पीकर्स से बात करके सेशंस अरेंज करना. और मैं सबको धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि विदाउट द व्यूअर्स हमारे ये सारे वेबिनार्स बेकार हैं, किसी काम के नहीं हैं. तो आप लोगों से सबको पहले तो धन्यवाद, और रिक्वेस्ट करता हूं कि सर आप अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी सबसे बोलें कि हमारे वेबिनार सीरीज को ज्वाइन करें, इसको सक्सेसफुल बनाएं. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Thank you, Ankur sir, for your insights. Now, I request our Regional Council member CA Dhaval Kothari sir, Treasurer CIRC, to give his insights on this today's webinar. Dhaval Kothari sir.
Thank you, Vivek Bhai. Respected Chairman CIRC, Sri Ankur Goyal ji, my council colleague Anand Bhai, आज के स्पीकर्स प्लस सबसे इम्पोर्टेंट हमारे व्यूअर्स। जैसे हमारे चेयरमैन साहब ने कहा कि हम लोग प्लान करते हैं कि सीआरसी के ऐसा एक भी कोना छूटना नहीं चाहिए जहां पर नॉलेज अपग्रेड हम लोगों की वजह से ना हो पाए। इसी कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं कि किस तरीके से वेबिनार प्लान करें। और अभी तो ये हॉट टॉपिक हो रखा है जी स्टेट, जहां अपील्स बहुत सारी पेंडिंग पड़ी है। आप लोगों को अपील लगानी है, और अपील लगाने में जो टीथिंग इश्यूज आ रहे हैं, चाहे टेक्निकल पार्ट पर आ रहे हैं, चाहे सब्जेक्टिव पार्ट पर आ रहे हैं, तो उन इश्यूज को कैसे रिजोल्व करें। तो आज का सेशन हम लोगों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, और यहाँ से हम आज जो लर्न करके जाएंगे वो डेफिनेटली हमारे प्रोफेशनल लाइफ में इमीडिएट इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। थैंक यू। ओवर टू यू सर। Thank you, Dhaval sir. Now I request our Regional Council member CA Anand Jain sir for his insights for today's webinar. Thank you, Vivek Bhai. Respected Chairman of CIRC, Ankur Goyal ji, a very dynamic leader and my very good friend, Dhaval Bhai, JK Tiwari ji, who has also joined, Navneet Garg ji, the speaker of the session, और मैं कहूँगा एक ऐसे डायनेमिक नॉलेज सीकर, नॉलेज हंटर जो लोगों को भी नॉलेज देने में विश्वास रखते हैं। जीएसटी की अगर बात आती है तो मध्य प्रदेश से अगर एक सितारे का नाम आए, उसमें नवनीत भाई जो है सबसे आगे रहते हैं, भोपाल से बिलोंग करते हैं। तो नवनीत जी, थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग आवर थैंक यू। इनविटेशन टू एड्रेस दी ऑडियंस। और आप अपना प्रैक्टिकल नॉलेज, जो टॉपिक भी हमने डिसाइड किया है कि प्रैक्टिकल चीजें हमको पता चले, प्रोसीजरल पार्ट पता चले, और किस तरह से हमारे मेंबर्स अपील्स बना सकते हैं, अपील्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट इज अ न्यू एरिया एंड ऑल दी मेंबर्स हु हैव जॉइंड टुडे इन दिस वेबिनार। मैं दो तीन बातें छोटी छोटी सी कहना चाहूंगा कि सबसे पहला, कोई भी नई अपॉर्चुनिटी आती है तो वी शुड ग्रैब इट फर्स्ट। हम लोग कई बार ऐसा सोचते हैं कि नई अपॉर्चुनिटी है, कैसे मैं शुरुआत करूंगा, बट इट्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर ऑल ऑफ अस। तो जितना जल्दी हम इसमें शुरू करेंगे उतना अच्छा रहेगा। साथ में ही दूसरी चीज मैं अपनी फीमेल मेंबर से कहना चाहूंगा कि पर्सनली मुझे ऐसा लगता है हमारी जो फीमेल मेंबर्स होती है उनकी ड्राफ्टिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है। दे कैन गिव टाइम फॉर ड्राफ्टिंग। वो वर्चुअली भी अपने घर से बैठकर या जैसे भी करना चाहती हैं, फ्लेक्सिबल टाइमिंग में ड्राफ्टिंग में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है, कंसल्टेशन में जा सकती हैं। और ऐसे हमारे यंग मेंबर्स भी काफी हैं। I would request all of you to please engage in this new area of practice। और हमारे पास नवनीत भाई जैसे कई फैकल्टी हैं, नवनीत जी हमेशा तैयार रहते हैं, हर अपडेट टाइमली भेजते हैं, और साथ में मेंबर्स को भी जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको रिजॉल्व करने में हमेशा आगे रहते हैं। सो ऐसे हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो हम मेंबर्स क्यों पीछे रहें। जो आज हमने टॉपिक भी रखा है, इट इज ऑन दैट ओनली कि हम प्रैक्टिस को कैसे सेट करने वाले हैं, हाउ टू ड्राफ्ट दी अपील, क्या हमारे केस लॉज होने चाहिए, हम क्या प्ली लेने वाले हैं, हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। और एक जो हिचक होती है ना, कि हिचक निकल जाए हमारे मन से। अगर आज हमारे एक मेंबर के पास जो छोटी जगह पे बैठा है, फॉर एग्जाम्पल रतलाम में है, झाबुआ में है, खंडवा में है, खरगोन में है, या कोई और छोटी जगह पर है, और उनको एक या दो अपील भी लगानी है, तो वो तैयारी कर सके एक बेसिक, और अपनी अपील एटलीस्ट फाइल कर सके। तो दिस इज दी ओनली एजेंडा ऑफ टुडेज प्रोग्राम ऑन दिस जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, एंड आई होप कि ये बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। एक्चुअली मैं कॉन्फिडेंट हूं क्योंकि नवनीत भाई है, तो ऑब्वियसली बहुत बेनिफिशियल हमारे मेंबर्स के लिए रहेगा। सो विद दिस आई वेलकम ऑल ऑफ यू, एंड वंस अगेन थैंक यू नवनीत भाई। थैंक यू। Thank you, Anand sir. Now I request our Regional Council member JK Tiwari sir for his insights for today's webinar. Tiwari sir. मुझे लगता है शायद तिवारी जी ने एग्जिट कर दिया है, वो अच्छा, कुछ एरर रन हो गया जिसकी वजह से वो शायद एग्जिट कर गए हैं। तो सर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं स्पीकर की तरफ फिर। हाँ बिल्कुल। Uh, Now it's my privilege to introduce the learned speaker for today's session, CA Navneet Garg sir. Navneet Garg sir is a fellow member of the Institute of Chartered Accountants of India. He passed his BCom from Barkatullah University in 2006 and qualified as a chartered accountant in May 2008. He is a senior partner of the firm Messrs. Navneet Garg and Associates. He is a member of Grievances Redressal Committee
formed jointly by the Central Tax Department and the State Tax Department for the state of Madhya Pradesh, and he remains special invitee to GST and Indirect Tax Committee of ICI New Delhi for the term 2024-25. He also remains co-opted members of Indirect Tax Committee of Central India Regional Council of the Institute of Chartered Accountants of India for the term 23-24. He is a regular faculty of National Academy of Customs, Indirect Taxes and Narcotics for training GST officers. He is a faculty for workshops and seminars organized by MP State Tax Department for its officers and for various state associations. He is a regular speaker in seminars organized by ICI, ICSI, Tax Law Bar Associations, and other professional bodies all across the Central India. He runs YouTube channel in the name CA Navneet Garg to disseminate the GST knowledge among the chartered accountants, tax advocates, tax practitioners, and trade and industries. Navneet sir remains member of Regional Direct Tax Advisory Committee in the year 13-14, formed by the Income Tax Department. Presently, he is a faculty of National Academy of Direct Tax of Ministry of Finance, Government of India for training of income tax officers and inspectors. Navneet sir has qualified his diploma in Information System Audit and diploma in Insurance and Risk Management. He has done certificate course on goods and service tax organized by Institute of Chartered Accountants of India in year 2017. He also done certificate courses on IFRS, certificate course on concurrent audit organized by ICAI. Navneet sir has been elected for consecutive 2 terms as a managing committee member of Bhopal branch of the Institute of ICI in the year 13-16 and 16-19. He remains secretary of Bhopal branch for the term 15-16, elected as a Sikasa chairman for the term 14-15, and treasurer of Bhopal branch of ICI for the term 13-14. He is executive committee member of Tax Law Bar Association, Bhopal for consecutive 2 years in 22-24 and 24-26. He regularly appears on various news channels, including Doordarshan, as an expert in finance and taxation stream. Sir, we honored by our presence, your presence, and I request you to kindly take over the proceedings and enlighten us. विवेक भाई हम लोग के बीच में हम लोगों के लास्ट ईयर के सेक्रेटरी जेके तिवारी जी भी हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार वो हम लोगों को एड्रेस करें, उसके बाद मैं चाहता हूं कि नवनीत सर हम लोगों को एड्रेस बिल्कुल करें। सर, सर बिल्कुल सर। सर जेके तिवारी सर, I request your insights on today's webinar, sir. Thank you so much, Vivek ji. Highly respected CRC chairman, my good friend Ankur Goyal ji. CRC executive member, and today's program, I think coordinator is also Anand Jain ji, Treasurer Dhaval Kothari ji, and all the team member present from the different parts of the CIRC and even from the all over India. It is really a pleasure to discuss with you on pertaining topic GST. I think topic is GST appeal. Definitely, I always used to say that rather than knowing only facts, because there is a difference between the approach of the practicing chartered accountant and one who is practicing as an advocate. So whenever you have started the practice of litigation, your approach should be as an advocate. What should be there? It is started with that point. What is written in the act, that is secondary point. But being a chartered accountant, sometimes I do feel that we always reply the answer, what is written in the act. But whenever we thinking like an advocate argued, it is started with what should be there. So with these words, I congratulate to all of you and wish to the successful seminar. And today's learned speaker will deliver on the topics and the key points. Thank you very much. Thank you जयंत तिवारी सर for your insights. मैं एक बात बोलकर चाहूंगा सर, नवनीत सर आप स्टार्ट करें। मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ सेमिनार को। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनकी इरादों में दम होता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनकी इरादों में दम होता है। ज्ञान की राह पर चलने वालों का हर कदम पे सफल होता है। ज्ञान की राह पे चलने वालों का हर कदम सफल होता है। सर इस शब्दों के साथ मैं चाहूंगा सर नवनीत सर कि आज आप इस वेबिनार को अपने थॉट्स के साथ अपने सेशंस को हमारे मेंबर्स के बीच में डिलीवर करें। सर हैंड ओवर टू यू सर।
Thank you, Vivek bhai, for introducing so well. Respected Chairman of Central India Regional Council, Shri Ankur Goyal ji, Dhaval Kothari ji, Treasurer of CIRC, J.K. Tiwari ji, who is known for his GST knowledge, and my younger brother and program coordinator of today's Anand bhai. Thank you so much for having me here and giving me this opportunity to interact with such a big geographically spreaded region. Our central region is very big and geographically spreaded. So by this webinar, I am grateful that I am able to reach 7 states of this country. So with this small background, let us just start with today's discussion. See, today's discussion is on GST 80 law, procedure, and technical issue. I hope my screen is visible to you all. Yes, Yes. visible. फाइन. सो आज का जो हमारा डिस्कशन है वो जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल लॉ, प्रोसीजर एंड टेक्निकल इश्यूज को लेकर के आज हमें पूरा डिस्कशन करना है. सो बेसिकली आज का जो हमारा कुछ एजेंडा जो है वो एक बार हम सेट कर लेते हैं कि इस 2 घंटे के दौरान हम क्या डिस्कस करने वाले हैं और एट द एंड ऑफ द डे हम क्या टेक अवे पॉइंट्स हैं. जब इस प्रोग्राम की प्लानिंग चल रही थी आनंद भाई के साथ में, तो एक बड़ा ऑब्जेक्टिव हम लोगों के बीच में तय हुआ कि ये 2 घंटे का जो हम समय सारे ही मेंबर देने वाले हैं जो 2 घंटे आकर के इस प्रोग्राम को अटेंड करेंगे, तो उनको कुछ ऐसा टेक अवे मिले जहां पर जो उनकी प्रैक्टिस में बेनिफिशियल हो. सो ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडे सेशन इज दैट कि आफ्टर दिस 2 आवर सेशन आप लोगों के पास में जो भी अभी ट्रिब्यूनल को लेकर के अपील्स हैं, आपका फर्स्ट अपीलेट से अगर ऑर्डर अगेंस्ट में आ गया, आप उसके अगेंस्ट में ट्रिब्यूनल जाना चाहते हैं, तो एटलीस्ट इस सेशन के बाद में आपकी जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो ये डेवलप हो जाए कि आप अपील ड्राफ्ट करना शुरू कर दें. नो डाउट ये तो मैं नहीं कह सकता कि दो घंटे के सेशन में आप मास्टर हो जाएंगे, बट यस एक जो बेसिक गाइडलाइंस हैं या जो एक कुछ कंफ्यूजन्स होते हैं हमारे माइंड के, वो मैं दूर करने की कोशिश करूंगा. कुछ एक ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स मैं आपको देने की कोशिश करूंगा जहां से कि फैक्ट्स कैसे ड्राफ्ट करने हैं, उसमें क्या गलतियां जनरली हम करते हैं, उन गलतियों को कैसे अवॉइड करें, ग्राउंड्स में हमें क्या करना, बहुत सारी चीजें. एक लीगल फ्रेमवर्क के बारे में बात करेंगे कि जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल का फ्रेमवर्क क्या है, वहां पर किस तरीके से अपील्स आपको प्रेजेंट करनी है. लीगल फ्रेमवर्क्स में हम बात करेंगे, कुछ प्रैक्टिकल फाइलिंग स्ट्रेटेजीज पर हम बात करेंगे, और कुछ क्रिटिकल पिटफॉल्स ऐसे होंगे जिनको हमें अवॉइड करना है, जो गलतियां जनरली अभी तक हम करते आए हैं, शायद गलतियों को हम दूर कर पाए. सो ये आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है आज के सेशन का, और आई होप कि ये जब इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम आगे बात करेंगे, और एट द एंड ऑफ द सेशन हम एक कोशिश करेंगे 10 से 15 मिनट का एक क्वेश्चन आंसर सेशन हो जाए, सो दैट कि आप लोगों के जो भी प्रश्न हैं, जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आपको आ रही हैं, उन प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज का क्या कोई सॉल्यूशन है. क्योंकि प्रैक्टिकल डिफिकल्टी मुझे भी आ रही है, मेरे ऑफिस से भी जो अपीलें फाइल हो रही हैं उसमें भी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं. कुछ के सॉल्यूशन हमें मिल गए हैं, कुछ के सॉल्यूशन अभी मिलना बाकी है, तो उन पर भी हम एक बार चर्चा करेंगे, सो दैट कि पब्लिक एट अ लार्ज हमारी जो समस्याएं हैं उनको हम कॉमनली रिजॉल्व कर पाए. सो विद दिस एजेंडा पॉइंट, Just to let's आनंद भाई. मेंबर्स आर रिक्वेस्टेड जो भी उनकी क्वेरी है ना वो अभी चैट बॉक्स में डालना स्टार्ट कर दें. सो एट लास्ट विवेक भाई विल कंपाइल ऑल द क्वेरीज एंड आस्क टू दी नवनीत जी so that they can be answered properly. Thank you so much, Please Anand. continue. Yeah. So to start with today's deliberation, basically सबसे पहले अभी हम बात करते हैं कि आज तक हम करते क्या आए हैं और अब हमें करना क्या है. देखिए, जीएसटी 80 एक टोटली डिफरेंट सेटअप है ऑल टुगेदर. यहाँ पर जो लिटिगेशन का तरीका है वो बिल्कुल अलग है उस तरीके से जो अभी तक हम करते आए हैं. कहने का मतलब ये कि अभी तक हम एडजुडिकेशन में प्रेजेंट होते रहे, हम फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के सामने प्रेजेंट होते रहे, वहां पर जिस तरीके से हम अपनी बात को रखते थे, वहां पे जिस तरीके से हम रिप्लाईज दिया करते थे वो, और अब हमें जो अपना सारा लिटिगेशन की स्ट्रेटेजीज रखनी है, दे आर गोइंग टू बी ऑल टुगेदर डिफरेंट. ऐसा क्यों मैं आपको कह रहा हूं, उस बात के पीछे एक बड़ा कारण है. बड़ा कारण ये है कि जीएसटी 80 का कंपोजिशन, जीएसटी 80 का कॉन्स्टिट्यूशन हमें समझना पड़ेगा.
जीएसटी 80 का कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से बनाया गया है कि यहाँ पर हर एक स्टेट में 4 मेंबर्स होंगे। अगर हम उसको हायरार्की वाइज चले तो एक प्रिंसिपल बेंच होगी और बाकी हर स्टेट में अपनी एक स्टेट बेंच होगी। प्रिंसिपल बेंच दिल्ली में लोकेटेड है, उसके अंडर में सारी स्टेट बेंचेस काम करेंगी। हर स्टेट का अपनी जुरिसडिक्शनल बेंचेस होंगी और हर स्टेट बेंच में करीब 4 मेंबर होंगे। 4 मेंबर्स में से 2 मेंबर जुडिशियल मेंबर होंगे और 2 मेंबर टेक्निकल मेंबर्स होंगे। जुडिशियल मेंबर्स जो है वो जुडिशरी से आए हुए हैं, जुडिशियल के अपॉइंटमेंट हो चुके हैं, वो रिटायर्ड जजेस हैं। डिफरेंट डिफरेंट एरिया में उन्होंने अपना पूरे जीवन काल में जो जुडिशरी में काम किया, अपनी सेवाएं दी हैं, वो लोग अब हमारी जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल में एज अ जुडिशियल मेंबर की तरह सर्विसेज देंगे। साथ ही साथ हमारे कोई टेक्निकल मेंबर्स भी होंगे। टेक्निकल मेंबर्स जनरली जो डिपार्टमेंट के रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं वो अभी उनको अपॉइंट किया गया है। एडवोकेट्स भी इसमें टेक्निकल मेंबर्स बन सकते हैं, बट अभी जो लिस्ट आई है उसमें टेक्निकल मेंबर्स जनरली डिपार्टमेंट के रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं। सो ये कंपोजिशन होने वाला है और इसमें जो सुनवाई का तरीका है वो सुनवाई का तरीका ये रहेगा कि एक तो डबल मेंबर बेंच होगी और एक सिंगल मेंबर बेंच। डबल मेंबर बेंच में एक जुडिशियल मेंबर और एक टेक्निकल मेंबर साथ में बैठेंगे, वो आपकी बात को सुनेंगे और फिर अपना फैसला सुनेंगे। सो अब खास बात यहाँ पर जो समझने की है वो ये है कि अभी तक हम एडजुडिकेशन लेवल पे या फर्स्ट अपीलेट लेवल पे जब अपनी बात रखते थे तो वहां पर जो व्यक्ति हमारी बात सुन रहा होता था वही डिपार्टमेंट का ऑफिसर होता था। जनरली अभी तक एक एक्सपीरियंस ये रहा है कि उनका थोड़ा सा अप्रोच रेवेन्यू बायस्ड होता है, वो रेवेन्यू की तरफ थोड़ा सा उनका इंक्लाइनमेंट ज्यादा होता है। दे आर नॉट दैट मच न्यूट्रल। बट यहाँ पर जब जीएसटी 80 की हम बात करते हैं, यहाँ पे जो बेंच का कंपोजिशन है, जो जुडिशियल मेंबर वहां पर है, और जुडिशियल मेंबर भी वो जो कि रिटायर हो चुके, जिन्होंने बड़ा लंबा अपना कार्यकाल जुडिशरी में बिताया हुआ है, तो उनको लॉ, उनकी जो लॉ को लेकर के समझ है, उनकी जो एक न्यूट्रल अप्रोच है, दैट न्यूट्रल अप्रोच विल डेफिनेटली बेनिफिट अस। बट जब हम बात कर रहे हैं कि वहां पर जुडिशियल मेंबर्स अवेलेबल होंगे, जुडिशियल मेंबर्स अपने एक्सपीरियंस का आपको बेनिफिट दे पाएंगे, अपने जो एक्सपीरियंस से जो भी उनका लॉ को लेकर के समझ है उसको लेकर के वो आपको जब रिलीफ देने की बात करेंगे, तो एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि हमें भी अपने आप को अपस्किल करना पड़ेगा। हम जनरली बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, हम लोगों की एक अप्रोच होती है कि हम सीधे सीधे मेरिट्स पर बात करते हैं। मेरिट्स पे मींस कि मान लीजिए कोई एक नोटिस आया तो हम उसमें रिकंसिलेशन बनाने लग जाएंगे। जैसे 2A 3B का कोई मैटर है, 9(1) का मैटर है, तो हम डायरेक्टली वी जंप टू द रिकंसिलिएशन पार्ट। डोंट जंप टू दैट रिकंसिलिएशन पार्ट, ओके दैट इज रिलेवेंट, बट यू नीड टू टेक केयर ऑफ ऑल अदर टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑल्सो। क्या जिस व्यक्ति ने नोटिस इशू किया है वो उस नोटिस को इशू करने के लिए अथोराइज्ड है? क्या वो उसके अधिकार क्षेत्र में आता है? नोटिस टाइमली इशू किया गया है कि नहीं? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड आपको दिया है कि नहीं? तो इस तरीके के बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज हैं जिनको मैं अभी आने वाले अपने डेलिब्रेशन में टच करने वाला हूँ। सो पॉइंट यहाँ पर यह है कि जो बेंच का कंपोजिशन है, इट इज कंप्राइजिंग ऑफ जुडिशियल एज वेल एज टेक्निकल मेंबर। जुडिशियल मेंबर इज कमिंग फ्रॉम जुडिशरी, ही इज हैविंग गुड नॉलेज ऑफ लॉ, और नॉलेज जीएसटी के साथ साथ दूसरे लॉज की भी है। देखिए अल्टीमेटली जो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉलेज है दैट इज ऑल्सो रिलेवेंट। विल डिस्कस दैट एस्पेक्ट ऑल्सो कि जीएसटी 80 कॉन्स्टिट्यूट एस्पेक्ट पे आपको रिलीफ दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो इन द कमिंग स्लाइड्स। सो पॉइंट यहाँ पर यह है कि बेंच का कंपोजिशन जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर्स का है, तो एक बात यह है। सेकेंडली, हम यहाँ पर एक न्यूट्रलिटी की उम्मीद कर सकते हैं जो भी बेंच मेंबर है उनसे। जितने भी बेंच मेंबर्स हमारे वहां पर हैं, वो क्योंकि डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स नहीं हैं अब, उसमें से एक जो लिम्ब है वो तो जुडिशरी से आ रहा है, तो दे विल हैव अ न्यूट्रल अप्रोच। सो जो भी आप कहेंगे तो उसको एक न्यूट्रल एस्पेक्ट में रख करके सुना जाएगा और उसके आधार पर आपको आपके फैसले आएंगे। ये बात आईटी80 में भी हम लोग फील करते हैं कि बहुत सारे केसेस जो कि आईटी80 से डिसाइड होते हैं, इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल से जब डिसाइड होते हैं, तो मोस्टली वो टैक्स पेयर फ्रेंडली होते हैं, टैक्स पेयर के फेवरिंग होते हैं। तो कारण यही है कि जब न्यूट्रली आप किसी चीज को सुनेंगे, सो डेफिनेटली उस पर डिसीजन इसी तरीके से आएंगे। एंड देन टेक्निकल ग्राउंड्स पर हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा। बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमें अपने आप को अपस्किल करना पड़ेगा कि जो टेक्निकल एस्पेक्ट है किसी भी लिटिगेशन के, वो हमें समझने पड़ेंगे, उस पर किस तरीके से एम्फेसाइज करना है वो हमें विशेष रूप से यहाँ पर ट्रिब्यूनल के सामने रखना पड़ेगा। क्योंकि एक बात आप समझ लें,
कि ट्रिब्यूनल तक जब कोई केस जाता है तो उसने एक बहुत लंबा सफर तय कर लिया हुआ था। वो हो सकता है कि पहले आपके पास ASMT 10 आया, आपने उसका जवाब दिया, उस बात से ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं हुए, उसका शोकॉज नोटिस आ गया। शोकॉज नोटिस के बाद में उसका एडजुडिकेशन चला, लंबा प्रोसेस। एडजुडिकेशन के बाद में ऑर्डर आ गया। ऑर्डर आ जाने के बाद में आप उससे सही नहीं थे, आप अग्रीव थे, आपने अपील फाइल कर दी। अपील में जब आप गए तो अपील में भी आपकी बात नहीं सुनी गई, या पार्शियली आपको रिलीफ मिल गया, उससे आप अग्रीव्ड हैं, तो नाउ यू आर कमिंग टू द ट्राइब्यूनल, मीनिंग देयर बाय कि एक बहुत लंबा सफर आपका तय हो चुका है बात की शुरुआत होने से लेकर अभी तक। सो इस लंबे सफर को में बहुत सारी चीज की इस तरीके से डिस्कस हो चुकी होंगी, जो आपके पास हो सकता है कि नई बात कहने के लिए वहां पर समय ही नहीं, नई बात कहने के लिए आपके पास कुछ हो ही ना वहां पर। सो वहां पर आपकी जो हेल्प करेगा वो टेक्निकल ग्राउंड्स आपकी हेल्प करेंगे, कि अगर मान लीजिए मेरिट्स पे आपका केस कहीं वीक होता है, तो आपको जो शेल्टर लेना चाहिए वो टेक्निकल ग्राउंड्स का शेल्टर लेना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि टेक्निकली जो ऑफिसर है या डिपार्टमेंट है उन्होंने कहाँ गलती की है, उस गलती का फायदा आप उठाइए। उस गलती के आधार पर आप कहिए कि सर इनका तो शोकॉज ही गलत, इनका तो ऑर्डर इस ग्राउंड पर गलत। क्योंकि देखिए मेरिट्स पे जहां आप स्ट्रांग है वहां तो कोई बात ही नहीं है, डेफिनेटली आप मेरिट्स पे ही केस को निकाल लेंगे। लेकिन जहां आप मेरिट्स पे स्ट्रांग नहीं है वहां टेक्निकल ग्राउंड्स आपकी बड़ी मदद करने वाले हैं। सो ये एक जो पर्पस था ये डिफरेंशिएट करने का, कि अभी तक जो हम जिस तरीके से लिटिगेशन करते आए हैं या जो हमारी अप्रोच रही है, उस अप्रोच को थोड़ा सा हमें शिफ्ट करने की, उसको चेंज करने की आवश्यकता है। GST 18 में थोड़ा सा अलग ढंग से हम यहाँ पर बात को रखने जा रहे हैं। एक और बात यहाँ पर, आपको जो GST 80 की अगर हम बात करें तो GST 80 के जो डायनामिक्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट है। वो कैसे डिफरेंट हैं एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहली बात, अभी तक जितने भी लिटिगेशन हमने किए वहां पर कभी हमने कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं देखा। ऑल्दो डिपार्टमेंट में प्रेजेंट एंड दे कैन काउंटर यू बिफोर फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, दैट इज देयर इन लॉ, बट आज तक मेरे अपने अनुभव में कभी ऐसा नहीं हुई फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के सामने जब मैं कोई बात आर्ग्यू करने जा रहा हूं तो डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव वहां पर मौजूद हो और वो मेरी बात को क्रॉस कर रहे हो। लेकिन जब GST अपीलेट ट्राइब्यूनल के सामने आप प्रेजेंट होंगे तो वहां पर एक डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव मौजूद होंगे, जो कि आपके केस को प्रॉपरली स्टडी करके आपकी बात को आर्ग्यू करेंगे, आपकी बात को क्रॉस करेंगे। तो जब भी आप GST 80 के लिए प्रिपेयर करें, जब आपकी हियरिंग आए, तब आपको इस बात का ख्याल रखना है कि वहां पर एक डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो कि आपकी बात को क्रॉस करेंगे। तो उनके जो भी आर्ग्यूमेंट होंगे उनको आपने क्रॉस करना है। तो जब भी आप ट्राइब्यूनल के सामने प्रेजेंट होने जाइएगा तो आपको बड़े प्रिपेयर्ड होकर के जाना पड़ेगा। अनप्रिपेयर्ड होकर के अगर आप जाएंगे तो डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव माइट विन द केस। सो डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव के लिए आपको एक काउंटर आर्ग्यूमेंट रखने पड़ेंगे, और वो आपके जो आर्ग्यूमेंट होंगे उस पर काउंटर आर्ग्यूमेंट वो रखेंगे। सो ये एक आपको यहाँ पर विशेष तौर से ध्यान रखना है। सेकेंडली, जो एक बड़ा पॉइंट आपको समझने की जरूरत है कि अभी तक फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को GST लॉ में रिमांड बैक के राइट्स नहीं है। आप फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास में जाएं और ये कहें कि सर एडजुडिकेशन के दौरान मुझे सुने जाने का मौका नहीं मिला, या मेरा केस तो एक्स पार्टी डिसाइड हो गया, तो यू प्लीज रिमांड बैक केस टू द फर्स्ट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास में ये राइट नहीं है कि वो आपके केस को फर्स्ट को एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास में बस भेज पाए। लेकिन ये पावर अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास में है। तो जब ट्राइब्यूनल के सामने आप जा रहे हैं, ट्राइब्यूनल के सामने जब आप प्रेजेंट हो रहे हैं, तो एक ऑप्शन आपके पास ये हो सकता है कि आप ट्राइब्यूनल से ये प्रेयर करें कि आप इस केस को मेरिट्स पे डिसाइड भले ना करें, आप इसको रिमांड बैक कर दें आइदर टू द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी और टू द ओरिजिनल एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ट्राइब्यूनल ये कर सकता है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको यहां समझने वाली है कि जो भी हम अपील ड्राफ्ट करते हैं उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, दैट इज प्रेयर, कि आप क्या रिलीफ सीख कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं बेंच से, व्हाट यू वांट फ्रॉम द बेंच। दैट इज वेरी वेरी रिलेवेंट एंड दैट हैज टू बी ड्राफ्टेड वेरी वेरी मेटिकुलसली। उसमें उसमें किसी प्रकार की कोई कोताही आप नहीं बरत सकते, क्योंकि अल्टीमेटली आपने जो प्रेयर तैयार की है, जो आप रिलीफ चाह रहे हैं, वो रिलीफ आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी उसी बात पर निर्णय होना है। और अगर आपने उस रिलीफ को प्रॉपरली डिजाइन नहीं किया, सो इन दैट केस देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि बेंच में नॉट गिव यू वन।
सो मैं इसको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूं कि प्रेयर का मीनिंग क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपका कोई एक केस है जो कि एडजुडिकेशन लेवल पे एक्स पार्टी डिसाइड हो गया, वहां से आपने फिर अपील फाइल की, किसी कारणवश आपका फर्स्ट अपीलेट लेवल से भी वो एक्स पार्टी डिसाइड हो गया। नाउ दैट मैटर इज बिफोर द ट्राइब्यूनल। अब ट्राइब्यूनल के सामने जब आप जाइएगा तो वहां पर अब जीएसटी में कई सारे हमारे इस तरीके के इश्यूज होते हैं जहां पर बहुत सारा रिकंसिलेशन और बहुत सारे फैक्ट बेस्ड हमें वहां पर एविडेंसेस प्रोड्यूस करने होते हैं। अब ट्रिब्यूनल के पास में इतना समय नहीं होगा कि आपकी एक एक रिकंसिलेशन को चेक करके वो आपको रिलीफ ग्रांट कर पाए। सो मान लीजिए आपका ऑडिट हुआ है। अब ऑडिट में 5 साल का ऑडिट हुआ है, उसमें 6 इशू उन्होंने निकाल रखे, तो कुल मिलाकर के 5 years मल्टीप्लाइड बाय 6 इशू, 30 इशूज आपके केस में हैं। अब वो 30 इश्यूज तो उसमें कभी शोकॉज लेवल पे डिस्कशन हो पाया क्योंकि केस एक्स पार्टी डिसाइड हो गया। अपील लेवल पे भी मान लीजिए केस आपका डिस्कस नहीं हो पाया, वहां से भी एक्स पार्टी डिसाइड हो गया है। नाउ यू कैन नॉट एक्सपेक्ट ट्राइब्यूनल टू टू चेक ऑल द रिकंसिलेशन एंड ग्रांट यू रिलीफ। उस केस में बेटर प्रेयर हमारे लिए ये हो सकती है कि हम उसमें ये कहें कि सर क्योंकि हमें सुने जाने का मौका नहीं मिला, काइंडली रिमांड बैक केस टू द आइदर adjudicating authority or the first appellate authority as the case may be. सो जब आप प्रेयर डिफाइन वहां पे ड्राफ्ट कर रहे हैं तो प्रेयर को आपको बड़ा केयरफुली और सिक्वेंशियली उसमें लाना पड़ेगा कि आपकी फर्स्ट प्रेयर क्या है, आप सबसे पहले नंबर पे क्या चाहते हैं। अगर पहले नंबर पे जो आप चाहते हैं वो आपको नहीं मिल रहा तो सेकंड नंबर पे जो चाह रहे हैं वो मिल जाए। जो सेकंड नंबर पे चाह रहे हैं अगर वो भी नहीं मिलता है तो आपको थर्ड नंबर पे क्या चाह रहे हैं वो मिल जाए। तो sequencing of prayer is also very very relevant. I have seen so many cases जहां पर प्रेयर वाला जो एस्पेक्ट है वो कॉपी पेस्ट चल रहा होता है सारी ही अपील्स में। उस ना तो हम कभी कोई सीक्वेंस को चेंज करते हैं, ना ही केस टू केस प्रेयर को ड्राफ्ट करते हैं। क्योंकि एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ समझनी पड़ेगी कि प्रेयर का रिलेवेंस इसलिए भी है कि जो आपका काउंटर पार्ट है, दैट इज डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव, जो आपकी हर एक बात को क्रॉस करने जा रहा है, वो अपना जो पूरा लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट है वो आपकी प्रेयर के आधार पे ही तैयार करेगा। अगर आपने उनको कहा, जैसे ये जो एक्स पार्टी वाला मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि केस आपका एक्स पार्टी डिसाइड हुआ, तो जब आप ये कहेंगे कि मेरिट्स पे केस को यहाँ पे ट्रिब्यूनल लेवल पे आप डिसाइड करें, तो डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव का आर्ग्यूमेंट ये होगा कि सर इनको अपॉर्चुनिटी थी, ये प्रेजेंट नहीं हुए। At the time of adjudication, they have been given an opportunity to appear before the adjudicating authority, but they have not appeared. Similarly, they have filed an appeal. Appellate authority has given them an opportunity to appear before them, but they have not appeared. So again, why the case should be heard here at the tribunal level? सो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो काउंटर पार्ट है, आपके हर एक जो आप रिलीफ चाह रहे हैं, जो आपकी प्रेयर के पॉइंट्स हैं, उनको वो आर्ग्यू करेगा कि जो रिलीफ आप चाह रहे हैं वो रिलीफ आपको ना दिया जाए। सो वो रिलीफ आपको क्यों मिलना चाहिए, इस बात का भी आपको ग्राउंड्स में विशेष तौर से ध्यान रखना पड़ेगा। उससे संबंधित अगर मान लीजिए कोई आपके पास केस लॉज है तो वो आप प्रेजेंट करें। कोई फैक्ट बेस्ड इशू है तो फैक्ट बेस्ड इशू को आपको अपनी अपील का हिस्सा बनाना पड़ेगा और आर्ग्यूमेंट के समय आपको उनको प्राइमरीली एंड प्रोमिनेंटली वहां पर प्रेजेंट करना पड़ेगा कि सर हमने जो प्रेयर सीख की है, हमने जो रिलीफ आपसे मांग रहे हैं, वो रिलीफ इसलिए जेन्यून है और रिलीफ हमें इसलिए दिया जाए। अगर आप उसको कॉपी पेस्ट चलाएंगे तो आई सी की बहुत सारी उसमें आपको आगे परेशानी आ सकती है। डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव में टेक एडवांटेज ऑफ इट, और जो आप चाह रहे हैं, जो केस आपके फेवर में आप डिसाइड करवाना चाहते हैं, तो माइट बी यू विल नॉट गेट दैट बेनिफिट। सो इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेयर इज वेरी वेरी क्रूशियल कि जब भी आप तो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, ग्राउंड्स ऑफ अपील पे तो हम जाते ही हैं, लेकिन प्रेयर का इंपॉर्टेंस अपना है। क्योंकि एक चीज समझिए आप, जैसे जनरली हम लोग जो जीएसटी में प्रैक्टिस करते हैं, हमारे साथ में एक बड़ा बाय द पीरियड ऑफ टाइम हमारे पास एक अच्छी चीज डेवलप हो गई है कि जैसे मान लीजिए मैंने किसी केस को आर्ग्यू किया, उसके जब भी ऑर्डर आता है तो ऑर्डर हम पीछे से पढ़ना शुरू करते हैं। जो उसका लास्ट पेज है वो हमारे लिए सबसे रिलेवेंट होता है कि भाई हमने जो आर्ग्यू किया है उसमें से कितनी बात मानी और कितनी बात नहीं मानी। तो वहां पर हमें पता चलता है कि ये वाली बात हमारी मानी गई और ये बात नहीं मानी गई। इसी तरह
जब आप कोई भी अपील जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल के सामने प्रस्तुत करते हैं, वहां पर जो भी बेंच मेंबर्स हैं या जो डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव, सबसे पहले जो पार्ट वो पढ़ने की कोशिश करते हैं वो होता है आपका प्रेयर, कि इन्होंने हमसे मांगा है, क्या केस को ये रिमांड बैक करवाना चाहते हैं, क्या केस को मेरिट्स में डिसाइड करवाना चाहते हैं, क्या ये पार्शियली रिलीफ सीख कर रहे हैं, क्या इन्होंने कोई बात इसमें एडमिट की है, क्या ये केवल इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेवर हमसे चाह रहे हैं, क्या ये कैलकुलेशन को चैलेंज कर रहे हैं। सो कुल मिलाकर के पॉइंट ये है कि आप बेंच से चाहते क्या हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके पूरे ट्रिब्यूनल की, जो ट्रिब्यूनल में जब आप अपील दायर करते हैं तो प्रेयर हैज टू बी ड्राफ्टेड वेरी वेरी फुली, क्योंकि उसी से सारी चीजें आपकी आगे बढ़ेंगी। साथ ही साथ इसमें एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट प्रेयर को लेकर के हमें जो समझना है वो ये है कि जब अगर आप कोई एडिशनल एविडेंसेस प्रेजेंट कर रहे हैं, इफ यू आर प्रेजेंटिंग एविडेंसेस बिफोर द ट्राइब्यूनल एट द फर्स्ट टाइम, मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर इशू है जिसमें एक डॉक्यूमेंट आप ना तो एडजुडिकेशन लेवल पे प्रेजेंट कर पाए और ना ही आपने फर्स्ट अपील लेवल पे प्रेजेंट किया, नाउ यू आर प्रेजेंटिंग दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट बिफोर द जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द लिटिगेशन। सो जो जीएसटी प्रोसीजर रूल्स हैं वो बड़े क्लियर है, उन्होंने बड़ा साफ किया हुआ है कि एडिशनल एविडेंसेस आपके एडमिट किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे, इट विल ऑल डिपेंड ऑन द बेंच मेंबर्स विजडम। जो बेंच मेंबर हैं ये उनके विवेक पर निर्भर करता है कि वो एडिशनल एविडेंसेस को लेंगे कि नहीं। तो जब आप प्रेयर ड्राफ्ट कर रहे हैं और उस पर्टिकुलर अपील में अगर आपने कोई एडिशनल एविडेंसेस लगाए हैं, तो ये बहुत जरूरी बात है कि उन एडिशनल एविडेंसेस को एडमिट करने की भी प्रेयर आपको करनी है। तो वहां पर जब डिस्कशन होगा तो एक डिस्कशन इस बात को लेकर के होगा कि जो आपने एडिशनल एविडेंसेस प्रेजेंट किए हैं, क्या उनको एडमिट किया जाए या ना किया जाए। आप कहेंगे कि आपको ये एडिशनल एविडेंसेस एडमिट करवाने, और जब आप ग्राउंड्स तैयार करेंगे तो ग्राउंड्स में भी आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपने वो एडिशनल एविडेंसेस पहले क्यों नहीं प्रेजेंट किए थे और अब क्यों आप प्रेजेंट कर रहे हैं। दैट इज रिलेवेंट टू अंडरस्टैंड कि उस समय आप क्यों नहीं कर पाए थे और अब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव विल डेफिनेटली काउंटर आर्ग्यू दैट दिस इज द एडिशनल एविडेंसेस एंड दिस शुड नॉट बी एडमिटेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो आपके लिए उसके लिए एक प्रॉपर रीजन होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि साहब मैं तो ट्रिब्यूनल में अभी अभी अपॉइंट हुआ हूं, मेरे से पहले कोई दूसरे काउंसिल थे, दूसरे प्रोफेशनल थे जिन्होंने प्रेजेंट नहीं किया, अब ट्रिब्यूनल में जब मैं प्रैक्टिस करने आया तो मुझे लगा कि ये रिलेवेंट है इसलिए मैं लेकर के आ रहा। दिस आर्ग्यूमेंट आई थिंक इट विल नॉट वर्क। सो पॉइंट इज दैट इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेयर इज वेरी क्रूशियल। इसको आप विशेष तवज्जो दें, इसको आप बहुत तरीके से तैयार करें और अपनी अपील जब तैयार करें तो उसमें प्रेयर पे विशेष एम्फेसाइज आपने करना है। एक और बड़ा रिलेवेंट एस्पेक्ट होता है, ऑल्दो बड़ा छोटा सा है लेकिन कई बार हमसे छूट जाता है। जब आप स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स एंड ग्राउंड्स ऑफ अपील बनाते हैं तो उसके नीचे एक वेरिफिकेशन भी कंपलसरी होता है। जो लोग एडवोकेट हैं या जो लॉ की प्रैक्टिस करें कोर्ट्स वगैरह में, वहां पर तो ये उनको पता है। जनरली बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हम लोग इस बात को मिस कर जाते हैं। वेरिफिकेशन इज मस्ट, कि वहां पर आपको ये दो लाइनें लिखनी होती हैं कि आई सो एंड सो इन द कैपेसिटी ऑफ द डायरेक्टर ऑफ कंपनी प्राइवेट लिमिटेड सो एंड सो वेरीफाइंग दैट एवरीथिंग इज करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ एंड सो ऑन। वो एक स्टैंडर्ड जो लाइन हमारी वहां पर होती है, दैट वेरिफिकेशन इज मस्ट। तो जितने भी आप फैक्ट्स एंड ग्राउंड्स बना रहे हैं वहां पर ये वेरिफिकेशन कंपलसरीली, क्योंकि ये वेरिफिकेशन नहीं होने पे कई बार टेक्निकल ग्राउंड्स पे हो सकता है कि आपकी अपील रजिस्टर ही ना की जाए, रजिस्ट्री लेवल पे ही ऑब्जेक्शन आने की संभावना इसमें हो सकती है। सो मैंडेट आपका जो वेरिफिकेशन है दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी रिलेवेंट। मूविंग अहेड, कमिंग टू द फैक्ट्स पार्ट, अब हम सीधे सीधे बात करते हैं। ये हमने थोड़ा सा फ्रेमवर्क की बात कर ली कि जो जीएसटी में अपील्स होनी है वो किस तरीके से डिफरेंट हैं, उसमें हम किस तरीके से बात कर रहे हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द ड्राफ्टिंग ऑफ फैक्ट्स। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स की जो ड्राफ्टिंग है वो एक बड़ा रोल प्ले करती है आपके केस को लेकर के। देखिए, एक बड़ा लॉजिकल सी बात आप समझें कि जो भी बेंच मेंबर्स वहां पर हैं उनको आपके केस के बारे में कोई हिस्ट्री नहीं पता। जो भी पता चलेगा वो आपने जो अपील फाइल की है उससे पता चलेगा। तो आपकी जो अपील है दैट शुड बी वेरी कंसाइज, वेरी क्लियर,
और उसमें ऐसा ना हो कि स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स आपके हंड्रेड्स ऑफ पेजेस में रन कर रहे हो। इट इज नॉट लाइक दैट। आपको क्रिस्प एंड शॉर्ट में ये बता देना है कि इस पूरे केस में अभी तक हुआ क्या है। तो हमें फैक्ट्स कैसे ड्राफ्ट करने हैं, कुछ एक जो अपने एक्सपीरियंस से सीख पाया हूँ वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। और इसमें कैसे कैसे हमें आगे बढ़ना है वो एक बार हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो एक गोल्डन रूल है स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स ड्राफ्ट करने का, वो ये है कि स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स जब हम बता रहे हैं तो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स में हमें रिस्ट्रिक्ट रहना है अपने फैक्ट्स तक ही। मीनिंग देयर बाय कि फैक्ट्स में आप आर्ग्यूमेंट मत कीजिए। ये एक कॉमन मिस्टेक आई हैव ऑब्जर्व इन सो मेनी अपील्स कि जहां पर हम स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स में ही आर्ग्यू करने लगते हैं। जब हम फैक्ट्स ड्राफ्ट कर रहे हैं तो फैक्ट्स में आप केवल फैक्ट्स बताइए कि आप कौन हैं, आप क्या करते हैं, इस केस की हिस्ट्री क्या है, किन इश्यूज पर आपकी डिमांड रेज की गई है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसमें आर्ग्यूमेंट करने के लिए आपके पास ग्राउंड्स है ना। आप ग्राउंड्स जब तैयार करेंगे, ग्राउंड्स में आप आर्ग्यूमेंट करिए, वहां पर बिल्कुल आपके लिए वो ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप यहाँ पर आर्ग्यूमेंट शुरू कर देंगे तो आप अपना फैक्ट्स जो है वो टोटली, जो फैक्ट्स में जो बातें आनी चाहिए हो सकता है वो बातें आप ना लिख पाए, या बेंच मेंबर का इंटरेस्ट आपके फैक्ट्स में से खत्म हो जाए। क्योंकि अगर आपको सेग्रीगेट करना पड़ेगा यहाँ पर कि फैक्ट्स में क्या लिखना है और ग्राउंड्स में क्या लिखना है। फैक्ट्स मीन्स प्योर फैक्ट्स, वहां पर आर्ग्यूमेंट मत कीजिए, ठीक है। फैक्ट्स जो है हो सकता है कुछ आपके आगे जा रहे हैं, दैट इज पॉसिबल। सो लेकिन अगर वो फैक्ट्स ऑन द रिकॉर्ड है तो ऑन द रिकॉर्ड फैक्ट्स को आपको वहां पर मेंशन करना चाहिए। सो कमिंग टू दिस ड्राफ्टिंग ऑफ फैक्ट, इसको आप कैसे करेंगे? सबसे पहला पॉइंट जो फैक्ट्स ड्राफ्ट करने के लिए है, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, ब्रीफ अबाउट टैक्स पेयर, कि आप कौन है, आपका लीगल फॉर्मेट क्या है, आप प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, आपका बिजनेस मॉडल क्या है, कि भाई हम केवल ट्रेडिंग में एंगेज है, हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हम ई कॉमर्स के थ्रू सप्लाई करते हैं, वी आर वर्किंग इन हाइब्रिड मॉडल, और व्हाट। आपके रजिस्ट्रेशन कितने, कई बार हो सकता है कि हम मल्टीपल स्टेट में रजिस्टर्ड हो, वी हैव अ प्रियर प्रेजेंस, बट लिटिगेशन जो है वो पर्टिकुलर स्टेट के लिए है। तो आपको ये फैक्ट वहां पे बताना पड़ेगा कि वी हैव registration in 20 states of country. However, the litigation pertains to particular state. किस सेक्टर से आप हैं? तो ये आपको एक पहले अपना बैकग्राउंड, अपना एक इंट्रोडक्शन देना चाहिए कि ये तो उससे कम एक अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस ऑफ द टैक्स पेयर, ये होगी हमारे बेंच मेंबर्स की, कि जो वहां पर बेंच मेंबर्स हैं वो कम से कम आपके बारे में समझ पाएंगे कि हाँ ठीक है, आप इस बिजनेस में एंगेज हैं, आपका बिजनेस मॉडल ये है, एंड दिस इज हाउ यू ऑपरेट। सो दिस इज वन थिंग। देन सेकेंड एस्पेक्ट जो आपको इसमें करना है वो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इवेंट आपको वहां पर बताने हैं। जैसे आपको पहले जो नोटिस आया वहां से शुरू करके अंत तक जाना है। मान लीजिए सबसे पहला जो आपका रूट शुरू हुई थी आपके डिस्प्यूट की, वो एक पहले डिपार्टमेंट से इंक्वायरी लेटर आया, उस इंक्वायरी लेटर का हो सकता है आपने जवाब दिया हो सकता है जवाब ना दिया हो। उसके बाद में हो सकता है SMT 10 आया हो, उसका आपने जवाब दिया होगा, उसका क्या आउटकम रहा। उसके बाद में SCN आया, SCN आ जाने के बाद में आपने उसका एडजुडिकेशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट किया होगा, उसमें क्या आउटकम रहा, उसका ऑर्डर क्या आया। तो जनरली एक इसका सही तरीका जो मुझे लगता है, एक टेबल बना दीजिए आप, टेबल में डेट वाइज आप सारे इवेंट्स को रिकॉर्ड कर लीजिए। उससे रादर देन, देखिए क्या होता है पैराग्राफ में आपको, आप इन इवेंट्स को अगर बताएंगे तो थोड़ा सा पढ़ने और समझने में समय लगेगा। अगर उसी को आपने एक फॉर्मेट में बता दिया कि भाई सो एंड सो डेट सन 2012 SMT 10 आया, SMT 11 में आपने जवाब दिया 22 में, फिर उसका SCN आ गया, SCN का ऑर्डर 23 में ऑर्डर से आप अग्रीड थे, आपने अपील फाइल की, देन अपील का ऑर्डर आया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अगर आप एक टेबल बना देंगे तो क्या होगा, वहां पर भी जब आप आर्ग्यू कर रहे होंगे, जब आप पर्सनल हियरिंग में वहां पर प्रेजेंट होंगे बिफोर द ट्राइब्यूनल, तो आपके लिए भी एक रेफरेंस टेबल रहेगी कि ये पूरे डेट्स हैं, इस डेट को ये सारी चीजें वहां पर हुई। तो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इवेंट यू हैव टू मेंशन इन योर फैक्ट्स। तो आपके जो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स हैं उसमें क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इवेंट आपने तैयार करना है। सो दिस इज वेरी रिलेवेंट। तो वो आप पूरी केस की हिस्ट्री वहां पर डाल दीजिए कि क्रोनोलॉजिकली क्या करना है। और देखिए, ये जो मैं फैक्ट्स ड्राफ्ट करने का आपको तरीका बता रहा हूँ, इसमें बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका बहुत समय नहीं लगना है। आप अगर किसी जूनियर को ये एक बार गाइड कर देंगे आपके ऑफिस में,
तो ये सारी चीजें तो वो तैयार कर ही सकते हैं। एक बार एक या दो अपील में हो सकता है आपको ये मेहनत करनी पड़े, रेस्ट इट विल बी ऑन अ ऑटो मोड, कि वो आपके जो जूनियर से, आपके कोई जूनियर या तो आर्टिकल से या थोड़े से आर्टिकल से सीनियर हो गए हैं, वो आपकी इसमें हेल्प कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू थर्ड पार्ट, दैट इज to segregate the admitted facts, disputed facts and inferential facts। ये एक बहुत रिलेवेंट एस्पेक्ट है, ये थोड़ा टेक्निकल है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा आप। देखिए कई सारे फैक्ट्स जो लिटिगेशन में होते हैं वो एडमिटेड फैक्ट होते हैं, कि ये जो डिफरेंसेस हैं वो हैं, लाइक 2A 3B का डिफरेंस है, हम जो बिजनेस करते हैं वो करते हैं, या जो भी सारे आपके ऐसे फैक्ट्स हैं जिसको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, तो दैट इज कॉल्ड एडमिटेड फैक्ट। सेकंड इज कॉल्ड डिस्प्यूटेड फैक्ट। अब डिस्प्यूटेड फैक्ट क्या होता है ये समझिए। डिस्प्यूटेड फैक्ट ये होता है कि अ, मान लीजिए कैलकुलेशन की मिस्टेक है। कैलकुलेशन की मिस्टेक कैसे है, जैसे एक मैं आपको लाइव केस बताऊं, मेरे पास एक जो केस आया था, वहां पर वो ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट का केस था। नोटिस जो था वो डेवलपर को दिया गया था। तो जब डेवलपर को नोटिस दिया गया था तो डेवलपर के हिस्से में जो लैंड आनी थी उसका कैलकुलेशन डिपार्टमेंट ने अपने तरीके से कर रखा था। से फॉर एग्जांपल, कि जो डेवलपर था वो ये क्लेम कर रहा था कि इस पूरे प्रोजेक्ट में मुझे 1 लाख स्क्वायर फीट लैंड मिलने वाली है, ऑल्दो डिपार्टमेंट हैज कैलकुलेटेड इट ऑन अ डिफरेंट वे एंड इट हैज सेड कि नहीं, आपको 1 लाख स्क्वायर फीट नहीं, आपको 1,20,000 स्क्वायर फीट लैंड मिलने वाली है। सो दिस इज द डिस्प्यूटेड फैक्ट, दिस इज प्योरली अ फैक्चुअल मैटर, कि आप कह रहे हो कि आपको एक्स स्क्वायर फीट लैंड मिलने वाली है और डिपार्टमेंट आपको कुछ और कह रहा है। तो इस तरीके के जो फैक्ट्स हैं जहां पर आपका डिस्प्यूट है, तो जब आप स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट बना रहे हैं तो वहां पर आप हेडिंग डाल करके बना सकते हैं कि दीज आर द फैक्ट्स विच आर एडमिटेड, दीज आर द फैक्ट्स विच आर डिस्प्यूटेड फैक्ट्स। और एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इन्फेरेंशियल फैक्ट। इन्फेरेंशियल फैक्ट का मतलब ये होता है कि जहां पर इन्फ्रेंस निकाला गया, मतलब निकाला गया। तो देखिए जो पूरा हमारा ट्रिब्यूनल के सामने जब हम प्रेजेंट होते हैं तो वहां पर जो शोकॉज नोटिस हमें आता है वो एक बड़ा रिलेवेंट डॉक्यूमेंट होता है। वहां पर कई बार आप शोकॉज नोटिस को बड़े गौर से पढ़ेंगे तो आपको ये वहां पर मिलेगा कि डिपार्टमेंट वहां पर अजम्पशन और प्रिजम्पशन के बेसिस पे डिमांड निकाल देता है। सो कई बार वो लिखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ दीज एंड दीज एविडेंसेस इट मे बी इन्फर्ड दैट दिस मच टैक्स इज नॉट पेड बाय द टैक्स पेयर। So merely inference or merely on the assumption or presumption, demand cannot be raised. If the demand is to be raised, it has to be raised on certain rationale, on basis of certain evidence. So barely जो inferences departmental officer ने निकाले हुए in show cause notice or in the order or in the appellate order, so those inferential fact you have to mention separately in your statement of fact। वहां पर आप बताइए कि ये सर ये जो फैक्ट्स है ये कोई एस्टेब्लिश्ड फैक्ट नहीं है। देखिए कुछ फैक्ट्स बड़े एस्टेब्लिश्ड होंगे कि अगर मैं ट्रेडिंग के बिजनेस में हूं तो यस आई एम इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग, दैट इज एडमिटेड फैक्ट, देयर इज नो कंफ्यूजन एट ऑल। जो डिस्प्यूटेड फैक्ट मैंने आपको बताया वो अपनी जगह है। और एक फैक्ट वो है जहां पर इंफरेंशियल उन्होंने फैक्ट लिया है कि ये तो मान लिया गया कि भाई ऐसा होगा। तो इंफरेंशियल फैक्ट्स को अगर आप अलग से बताएंगे तो जब बेंच मेंबर्स आपकी केस को देख रहे होंगे तो उनको पता होगा कि भाई आपका जो पूरा केस है ये इस तरीके के फैक्ट्स पे डिपेंडेंट है। तो एडमिटेड फैक्ट्स उस पर कोई बात ही नहीं, कोई डिस्प्यूट ही नहीं। डिस्प्यूटेड फैक्ट पे वहां पर आप बात करेंगे। और थर्ड पॉइंट जो है वो इंफरेंशियल फैक्ट जो है, जहां पर इंफर किया गया है और कोई मीनिंग निकाला गया है, जहां पर उन्होंने कोई प्रिजम्पशन लिया है, कोई अजम्पशन लिया है, तो वहां पर अगर आप उसको स्पेशली मेंशन कर देंगे कि दिस इज द इन्फरेंशियल फैक्ट, सो डेफिनेटली बेंच मेंबर्स का जो उसको लेकर के व्यू है वो चेंज हो जाए। क्योंकि बेंच मेंबर्स को ये नहीं पता कि ये जो फैक्ट आप बात कह रहे हैं ये एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है या ये इन्फरेंशियल फैक्ट है। जब उनको ये पता चल जाएगा कि दिस फैक्ट इज इन्फरेंशियल फैक्ट, कि केवल आपका मीनिंग निकाला गया है, तो वहां पर उनका उस पर्टिकुलर केस को देखने का नजरिया विल चेंज। सो पॉइंट ये है कि आपको एडमिटेड फैक्ट्स, डिस्प्यूटेड फैक्ट एंड इन्फरेंशियल फैक्ट्स इन तीन सेग्रीगेट करना चाहिए और उसके बेसिस पे आप फैक्ट्स को तैयार करें। ये थोड़ा सा टेक्निकल काम है,
इसमें हो सकता है कि जो थोड़े से सीनियर लोग हैं इनको अपना समय देना पड़े। सो दैट इज द पॉइंट। देन पॉइंट नंबर 4, जहां पर कुछ पास्ट लिटिगेशन हुए हुए हैं। देखिए कई केसेस में ऐसा हुआ है कि एक डिटेल्ड ऑडिट हो चुका, ऑडिट में उन्होंने डिमांड निकाली और डिमांड पे ऑफ हो गई। अब उसी सेम ईयर का सेम इशू पर एक नया शोकॉज नोटिस भी किसी ने दे दिया, और वो शोकॉज नोटिस जो है वो कंटिन्यूअसली अभी तक चलता आ रहा है, और वो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने भी कंफर्म कर दिया। तो अगर सेम इशू पर सेम ईयर के एक डिमांड ऑलरेडी एक अपीलेट ऑडिट के दौरान निकली हुई है और वो ऑलरेडी वहां पर सेटल हो चुकी है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को दोबारा से शो कॉज देना, उसको एडजुडिकेट करना, उसको फर्स्ट अपीलेट में ले जाना इज नॉट करेक्ट। तो अगर इस तरीके के कोई पास्ट इंसिडेंसेस हैं तो वो भी आपको चेक करना पड़ेंगे। हो सकता है कि ये आपको इंसिडेंसेस, क्योंकि शोकॉज में तो मिलेगी ही बात, ये बात आपको खुद से एनालाइज करनी पड़ेगी कि पहले क्या ऐसा कुछ हो चुका है। अगर ऐसा कुछ हो चुका है तो उस बात को अब अपने फैक्ट्स में जरूर जरूर डालिए, क्योंकि जब आप ट्राइब्यूनल के सामने प्रेजेंट होंगे तब आप कह पाएंगे कि सर ये वाला मैटर ऑलरेडी एग्जामिन हो चुका है, दिस इज द सेकेंड टाइम डिपार्टमेंट इज रेजिंग सेम इशू फॉर द सेम फाइनेंशियल ईयर, दिस इज नॉट डन। सो जो भी पास्ट लिटिगेशन है रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर केस, वो भी आपको साथ में ध्यान में रखना पड़ेंगे, और अगर वो आपके केस से रिलेटेड हैं तो उस केस से रिलेटेड मैटर्स को भी आपको अपने स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट में मेंशन करना चाहिए। सो दैट इज द पॉइंट। देन पॉइंट नंबर 5 में आपको ये करना है कि आपका इशू है क्या, अल्टीमेट डिस्प्यूट है किस बात का। तो जो भी डिस्प्यूट है आपका उसको आप कंसाइजली बता दीजिए कि दिस इज द इशू। अच्छा, अब इसमें एक और बात यहां पर यह है कि जो डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट में एक पॉसिबिलिटी यह है कि बहुत सारे डिस्प्यूट आपके अभी तक रिजॉल्व हो गए होंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा ना ट्रिब्यूनल तक केस आते आते एक बहुत लंबा सफर आप तय कर चुके। मीनिंग देयर बाय कि शोकॉज आया, शोकॉज में मान लीजिए आपके जो भी इश्यूज थे आपने एडजुडिकेशन में प्लीड किया उनके सामने। जब एडजुडिकेशन में आप गए तो हो सकता है कि कुछ रिलीफ आपको शोकॉज लेवल पे मिल गया हो, कुछ डिमांड आपकी खड़ी हो शोकॉज के बाद में एडजुडिकेशन लेवल पे, उसमें से कुछ डिमांड आपने एडमिट कर ली हो सकती है। तो अगर आपने कोई डिमांड वहां पर एडमिट की हुई है तो उस बात को भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। देन जब आप फर्स्ट अपील में कुछ एक इशू को लेकर के गए, तो जब फर्स्ट अपील में आप गए तो फर्स्ट अपील ने भी हो सकता है कि कुछ पार्शियल रिलीफ आपको ग्रांट कर दिया। फर्स्ट अपील के बाद में जो पार्शियल रिलीफ है, पार्शियल रिलीफ के बाद हो सकता है कोई एक पॉइंट्स आपने वहां पर कर लिए। नाउ यू आर गोइंग टू द ट्राइब्यूनल फॉर अ वेरी स्पेसिफिक इशू। तो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट में अगर इस तरीके का कोई इशू है कि जहां पर शुरुआत तो हमारे बहुत सारे इश्यूज से हुई थी, कुछ इशू एडजुडिकेशन पे क्लोज हो गए, कुछ इशू फर्स्ट अपील लेवल पे क्लोज हो गए, तो उस बात को भी आपको अपने स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट में मेंशन करना जरूरी है। क्यों जरूरी है वो आप समझें कि इससे बेंच मेंबर का कॉन्फिडेंस आपके भी बढ़ता है कि जो जेन्युइन डिमांड्स हैं यू आर रेडी टू पे इट एंड यू हैव ऑलरेडी पेड इट। उनका कॉन्फिडेंस इसलिए बढ़ता है कि आप ये केवल लिटिगेशन करने के लिए लिटिगेशन नहीं कर रहे हैं, यू आर अ जेन्युइन टैक्स पेयर। जहां आपको एक्चुअली ये लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है, इसलिए आप ट्रिब्यूनल के सामने अपील फाइल करने आए हैं। रेस्ट जितने सारे केसेस जहां पर आपको लगता था कि गलती हुई है, तो वो आपने विद इंटरेस्ट एंड जो भी पेनल्टी बनती है उसके साथ में पे करके चैप्टर को क्लोज कर दिया है। सो ड्राफ्टिंग ऑफ फैक्ट इज लाइक हाउ टू बिल्ड द स्टोरी, कि आपको पूरा एक नैरेटिव बताने की शुरू से लेके आखिर तक केस में हुआ क्या है। और वो भी आपको बहुत ज्यादा एलोबरेट नहीं करना है, बहुत ज्यादा आप ये नहीं कह सकते कि भाई स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स इज रनिंग इनटू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस, नो। उसको आप शॉर्ट एंड क्रिस्प रखें। इतनी बात आप कह लें कि आपका पूरा जो अभी तक की हिस्ट्री है वो बेंच मेंबर्स उसको पढ़ करके समझ पाए कि आपके साथ अभी हुआ क्या क्या है। So that point you need to take care of now. So I think statement of facts पे अभी तक जितनी हमने बात की, we are good with this. Now I am coming to technical part, that is drafting of grounds. अब जो हम ग्राउंड्स की बात करने वाले हैं वो एक और बड़ा रिलेवेंट एस्पेक्ट है यहाँ पर। सो देखिए, हम जो ग्राउंड्स लेते हैं, ग्राउंड्स हमें क्या क्या लेने हैं उस पर हम बात करेंगे।
और जो दूसरे जो हम टेक्निकल ग्राउंड्स हैं उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं टेक्निकल ग्राउंड्स यहाँ पर टेकअप कर रहा हूँ, उसके बाद में जो अदर ग्राउंड्स हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, टेक्निकल ग्राउंड एक ऐसा एरिया है जहां पर बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट आई फील कि मैं शायद कई बार लैग कर जाता हूँ, तो उसको हमें विशेष तौर से यहाँ पर देखना चाहिए। क्या क्या टेक्निकल ग्राउंड्स हैं? पहली बात कि राइट ऑफ हियरिंग। पहली बात ये कि कोई भी जो ऑर्डर हुआ है, क्या उसमें आपको पर्सनल हियरिंग के लिए नोटिस भेजा गया, और अगर भेजा गया तो क्या उसकी डिलीवरी प्रॉपर थी या केवल पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया? क्या वो आप तक कम्युनिकेट हुआ? क्या आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया गया कि नहीं दिया गया? नहीं दिया गया तो आपका प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस विल बी वायलेटेड। जैसे मैंने अभी अपनी बात में एक एग्जांपल लिया था कि आपका कोई केस मान लीजिए एक्स पार्टी डिसाइड हुआ, तो ऐसे केसेस जो कि एक्स पार्टी डिसाइडेड हैं, उन केसेस में आपको ये राइट ऑफ हियरिंग वाला आर्गुमेंट लेना ही पड़ेगा कि जब डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि हमने आपको 3 बार नोटिस भेजा और उसके बाद भी आप प्रेजेंट नहीं हुए, ये बात हो गई एडजुडिकेशन लेवल पर। सेम बात हो गई आपकी अपीलेट लेवल पर कि आपने अपील तो फाइल कर दी, अपील फाइल कर देने के बाद में आपको अपीलेट अथॉरिटी ने 3 बार नोटिस भेजा, स्टिल यू हैव नॉट प्रेजेंटेड। सो इन दैट वे, जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है कि भाई आपको हियरिंग का नोटिस नहीं मिल पाया या कम्युनिकेट नहीं हुआ, भाई उन्होंने तो इशू किया, दैट इज ओके। merely issuing notice from their end is not suffice. It should be communicated to me. वो मेरे तक आना चाहिए, वो मुझे पता चलना चाहिए। तो अगर ऐसा है कि मुझे पता ही नहीं चला, सो इन दैट केस यस डेफिनेटली दिस ग्राउंड में बी टेकन। और जो हम बात कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए एक्स पार्टी ऑर्डर है और हम ट्रिब्यूनल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इस केस को रिमांड बैक कर दें, तो रिमांड बैक तो तभी किया जाएगा जब आप प्रूव कर पाएंगे कि हाँ वाकई में आपको मौका नहीं मिला, वाकई में आपको जो पीएच के नोटिस थे, जो पर्सनल हियरिंग के नोटिस थे, वो आप तक कम्युनिकेट ही नहीं हुए। सो दिस ग्राउंड यू कैन टेक देयर। तो राइट ऑफ हियरिंग इज वन। अनदर टेक्निकल ग्राउंड, देखिए अभी मैं उन ग्राउंड्स पे बात कर रहा हूं जहां पर मेरिट्स पे आपका केस वीक है, स्टिल यू कैन फाइट द केस, यू कैन विन द केस। वो कौन से ग्राउंड्स हैं उस पर हम चर्चा करें। तो एक सेकेंड इसमें ग्राउंड आप ले सकते हैं, वेग और डिफेक्टिव एससी। देखिए जनरली ये देखने में आया है कि जो सेंट्रल टैक्स डिपार्टमेंट है उनके शोकॉज नोटिस तो काफी एलोबरेट होते हैं, वो प्रॉपरली उसको ड्राफ्ट करते हैं। खास करके जो स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट से हमारे पास शोकॉज नोटिस आते हैं, उसमें बड़ा कम लिखा होता है। उन्होंने लिखा हुआ है कि भाई आपका ई वे बिल 1 करोड़ के आपने इशू किए हैं और आपने जो आईटीसी लिया है वो उससे ज्यादा का लिया हुआ आईजीएसटी है में, और इसकी वजह से अंतर है, हेंस व्हाई दिस डिफरेंस शुड नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम यू। सो दीज काइंड ऑफ वेग और डिफेक्टिव शोकॉज नोटिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। आपको वहां पर स्ट्रेट फॉरवर्ड उसमें ये कहना चाहिए कि आप स्पेसिफिक क्वेरी कीजिए कि आपने 2 पर्टिकुलर फिगर्स को उठाया, जो लॉ कभी कहती है कि उन 2 फिगर्स का मैच होना जरूरी है, उन 2 फिगर्स का आपने डिफरेंस निकाला और मुझे शोकॉज नोटिस दे दिया। सो दिस इज नॉट करेक्ट। दिस इज कॉल्ड वेग शोकॉज नोटिस, दिस इज नॉट स्पेसिफिक शोकॉज नोटिस। तो ये जो शोकॉज नोटिस है ये एक बड़े वेग नेचर का है, जहां पर आप इससे कुछ इंफ्लुएंस निकाल ही नहीं सकते। आपने तो केवल 2 फिगर्स को उठाया और दोनों का डिफरेंस निकाला, जो कि उन दोनों का कोई कोरिलेशन है ही नहीं। स्टिल यू हैव गिवन मी अ शोकॉज नोटिस और उसके बेसिस पे आपने मेरी डिमांड निकाल दी। फर्स्ट अपीलेट लेवल से भी वो डिमांड कंफर्म हो गई। अब मैं ट्रिब्यूनल के सामने जा रहा हूँ। जब मैं ट्रिब्यूनल के सामने जा रहा हूँ तो वहां पे रिकंसिलेशन के लिए डायरेक्ट जंप करने से बेहतर कि हम पहले टेक्निकल ग्राउंड पर उसको चैलेंज करें कि सर ये जो शोकॉज नोटिस है दैट इज नॉट करेक्ट। इनमें शोकॉज नोटिस में द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और द पर्सन हु इज इशूइंग शोकॉज नोटिस हैज नॉट अप्लाइड हिज माइंड। उन्होंने उसमें देखने की कोशिश ही नहीं की है। तो ऐसे आपको बहुत सारे केसेस मिल जाएंगे जहां पर शोकॉज नोटिस इटसेल्फ इज डिफेक्टिव और वेग। तो इफ द शोकॉज नोटिस, क्योंकि जीएसटी लॉ इज वेरी स्पेसिफिक ऑन इट कि शोकॉज नोटिस को आपको बड़ा केयरफुली, और उसमें जो एलिगेशन आप लगा रहे हैं वो एविडेंसेस के साथ में आपको एलिगेशंस लगाने हैं, और वो जो एविडेंसेस हैं वो टैक्स पेयर को देने पड़ेंगे, जिसको सेंट्रल टैक्स डिपार्टमेंट रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट कहता है, RUD। स्टेट में थोड़ा सा मिसिंग है इस बात को लेकर के। तो जहां पर स्टेट के केसेस है वहां पर आपको, मुझे लगता है कि हर केस में लगभग ये वाला एक ग्राउंड तो मिल ही जाएगा कि जहां पर आप ये कह सकते हैं कि शोकॉज नोटिस इज डिफेक्टिव।
तो वेग या डिफेक्टिव शो कॉज नोटिस का एक टेक्निकल ग्राउंड आप ले सकते हैं, दैट यू कैन टेक. देन अनदर ग्राउंड यू कैन टेक इज जुरिडिक्शन. जुरिसडिक्शन का मतलब दो तरीके से इसको हम समझते हैं. एक तो ये होता है कि मान लीजिए मेरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सेंट्रल टैक्स डिपार्टमेंट के पास में है, और कल को स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट मुझे शोकॉज नोटिस इशू कर दे, तो क्या शोकॉज स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट मुझे शोकॉज नोटिस इशू कर सकता है? दैट इज द पॉइंट. सो द पॉइंट हेयर इज कि जुरिसडिक्शन अगर गलत है, तो देखिए हमारे यहाँ सीजीएस में सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 है जो कि क्रॉस एम्पावरमेंट को परमिट करता है, लेकिन वो क्रॉस एम्पावरमेंट केवल इन्फोर्समेंट केसेस में एप्लीकेबल. मीनिंग देयर बाय कि अगर मैं एक ऐसा टैक्स पेयर हूं जो कि सेंट्रल टैक्स डिपार्टमेंट के जुरिसडिक्शन में आता हूं, अगर स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट मेरे को कोई नोटिस देना चाहता है, तो स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट मुझे नोटिस दे सकता है, बशर्ते कि ये जो स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट कार्यवाही कर रहा है ये इन्फोर्समेंट की कार्यवाही हो. इन्फोर्समेंट की कार्यवाही का मतलब ये है कि सेक्शन 67 की कार्यवाही हो सकती है वो, या सेक्शन 70 की कार्यवाही हो सकती है, या अगर उनके पास कोई ऐसा इंटेल है कि मैंने कोई टैक्स का चोरी की है और वो मेरे यहाँ सर्च या इंस्पेक्शन करना चाहते हैं, डेफिनेटली दे कैन डू इट. देयर इज नो बार ऑन दैट. सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट वेरी वेल परमिटेड. सो दैट इज ओके. बट अगर वो कहे कि मेरी रिटर्न्स की स्क्रूटनी स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट करेगा, तो दैट इज नॉट पॉसिबल. अगर मैं सेंट्रल टैक्स डिपार्टमेंट के जुरिसडिक्शन में आता हूं, तो जो रूटीन लेवल के काम है, जैसे ऑडिट करना, रिटर्न्स की स्क्रूटनी करना, ये सारा काम मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर केवल वही करेगा. इसके अलावा जो इन्फोर्समेंट के एक्शंस है वो दूसरा टैक्स डिपार्टमेंट ले सकता है, और दूसरा टैक्स डिपार्टमेंट मुझे उसके लिए शो कॉज दे सकता है. कि मान लीजिए सर्च हुई, सर्च होने के बाद में शो कॉज देना है, यस इट कैन बी डन. सो दैट इज फर्स्ट पॉइंट जहां पर हम जुरिसडिक्शन को चैलेंज कर सकते हैं. सेकेंड, रैंक ऑफ द ऑफिसर. आप समझिए कि आपका नोटिस कितने अमाउंट का है, ये कौन इशू करेगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसमें कितना क्वांटम शामिल है. कि जैसे सेंट्रल टैक्स डिपार्टमेंट में एक जो अमाउंट को लेकर के लिमिटेशन है वो ये है कि अगर 20 लाख रुपए तक का केस है तो सुपरिंटेंडेंट एडजुडिकेट करेंगे, या सुपरिंटेंडेंट उसको इशू कर सकते हैं. 20 लाख से 2 करोड़ तक है तो असिस्टेंट कमिश्नर कर सकते हैं, और 2 करोड़ से ज्यादा है तो फिर एडिशनल या ज्वाइंट कमिश्नर उसको एडजुडिकेट करेंगे. तो ऐसा तो नहीं है कि आपका जो केस है वो 20 लाख से ज्यादा है लेकिन उसको सुपरिंटेंडेंट ने इशू कर दिया, या आपका केस 2 करोड़ से ज्यादा है उसको असिस्टेंट कमिश्नर ने इशू कर दिया. तो अगर इस तरीके की कोई गलती हुई है, मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि अगर कोई केस आपका मेरिट्स पे वीक है, तो आपको ये जुरिसडिक्शनल ग्राउंड, ये जो गलतियां हैं इस पे ध्यान देना पड़ेगा. और अगर आपने किसी भी गलती को पकड़ लिया और अगर वो गलती आपकी वैलिड है, सो डेफिनेटली आपके मेरिट्स पे बात तो करनी ही नहीं पड़ेगी आपको, आप ये टेक्निकल ग्राउंड्स पे ही अपने केस को निकाल ले जाएंगे. सो दैट वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें पहले तो पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ हम उसको चैलेंज कर सकते हैं, और जहां चैलेंज कर सकते हैं वहां हमें उसको चैलेंज करना चाहिए. क्योंकि जनरली कई बार ये जो टेक्निकल एस्पेक्ट हैं ये थोड़ा सा हमसे इग्नोर हो जाते हैं, तो उस पर आप ध्यान रखिए. नेक्स्ट, द लिमिटेशन. लिमिटेशन का मतलब ये है कि आप मान लीजिए बहुत सारे केसेस में सेक्शन 74 और 73 का डिस्प्यूट है. अगर केस 73 के टाइमलाइन से बाहर निकल गया है तो जनरली डिपार्टमेंट ने ये किया है कि उसको 74 में आपको नोटिस दे दिया, और 74 में नोटिस देने के बाद में वो लिमिटेशन के दायरे में ले आए. वहां पर आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि अगर कोई केस 74 में लाया गया है तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिपार्टमेंट और द ऑफिसर टू एस्टेब्लिश कि वो एक्सटेंडेड पीरियड क्यों इन्वोक कर रहे हैं. वहां पर फ्रॉड, सप्रेशन ऑफ फैक्ट या विलफुल मिसस्टेटमेंट है, प्रूव करने की जिम्मेदारी डिपार्टमेंटल ऑफिसर की है. अगर वो एक्सटेंडेड पीरियड इन्वोक करना चाहते हैं, अगर वो सेक्शन 74 आपके ऊपर इन्वोक करना चाहते हैं, सो दैट इज अटमोस्ट रिलेवेंट. क्योंकि बहुत सारे मैटर्स में ऐसा ही हुआ है कि मैटर तो 73 में आना चाहिए था, लेकिन अब कई बार क्लासिफिकेशन का इशू है कि मान लीजिए आपने 5% टैक्स दे रखा है, डिपार्टमेंट का व्यू है कि 18% लगना चाहिए, 73 का ही केस आना चाहिए. लेकिन क्योंकि 73 में नोटिस देने की टाइमलाइन निकल चुकी है, डिपार्टमेंट हैज कन्वर्टेड इट इनटू 74. बट जब 74 में कन्वर्ट किया तो वहां पर उन्होंने उस बात को एस्टेब्लिश ही नहीं किया कि इन्होंने कौन सा फ्रॉड किया है, कौन सा सप्रेशन ऑफ फैक्ट किया है, कौन सा विलफुल मिसस्टेटमेंट किया है. अगर उन्होंने ये बात अपने शोकॉज नोटिस में नहीं लिखी है, सो इन दैट केस यू शुड
challenge that particular case on a limitation ground कि सर ये केस तो 74 का बनता ही नहीं था, ये पहली बार 73 का बनता था, और 73 में अगर हम जाते तो इन्होंने जो शो कॉज नोटिस दिया है वो उसकी टाइमलाइन के बियॉन्ड दिया. Hence, this show cause notice is purely beyond the timeline, beyond the limitation. Hence, this show cause notice does not stay. अगर आपने ये जो ग्राउंड्स है, इन ग्राउंड्स पे आप सफल हो गए अपनी बात कहने में, सो इन दैट केस आपको मेरिट्स पे जाना ही नहीं पड़ेगा. सो ऐसे सारे केसेस जहां मेरिट्स पे थोड़ी सी हमारी वीकनेस है, यू शुड गो ऑन दीज ग्राउंड्स. तो दिस इज द पॉइंट लिमिटेशन करके. देन इंटरप्रिटेशन एंड क्वांटिफिकेशन, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. कई सारे मैटर्स ऐसे हैं जहां पर इंटरप्रिटेशनल इश्यूज हैं कि आप कुछ और इंटरप्रेट कर रहे हैं, डिपार्टमेंट का इंटरप्रिटेशन कुछ और. सो वहां पर आपको फिर जो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ को लेकर के जो सारे रूल्स हैं, नोटिफिकेशंस हैं, जो जूरिस्प्रूडेंस हैं, वो सब लेकर के आपको साथ में आना पड़ेगा और वहां पर आप उसको कर सकते हैं. और क्वांटिफिकेशन की जहां तक हम बात करें तो क्वांटिफिकेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. लेट मी जस्ट टेल यू, एक हमारे यहाँ सीजीएसटी में सीजीएसटी रूल 35 है. सीजीएसटी रूल नंबर 35 वो ये कहता है कि वेयर द डिपार्टमेंट हैज आइडेंटिफाइड एनी ट्रांजेक्शन ऑन विच द टैक्स इज टू बी पेड बट नॉट पेड, सो इन दैट केस टैक्स का कैलकुलेशन जो होना चाहिए वो इंक्लूसिव मानते हुए होना चाहिए. जैसे हालांकि अब तो डिस्काउंट वाले मेटर्स ऑलमोस्ट सेटल हो गए हैं, तो पहले जो डिस्काउंट वाले मेटर्स में डिमांड आती थी उसमें मान लीजिए कि डिपार्टमेंट ने ये देखा कि भाई आपको 1 करोड़ रुपए का कॉमर्शियल क्रेडिट नोट का डिस्काउंट मिला. तो 1 करोड़ का जो कॉमर्शियल क्रेडिट नोट का डिस्काउंट मिला, तो डिपार्टमेंट जब शोकॉज नोटिस इशू करता था तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 1 करोड़ के ऊपर 18% यानी 18 लाख रुपए की टैक्स डिमांड क्रिएट कर दिया करता था. बट एज पर रूल 35 अगर 1 करोड़ रुपए को ही माना जाता है कि इस पे टैक्स देना चाहिए था और नहीं दिया गया है, सो इन दैट केस टैक्स कैलकुलेशन शुड बी लाइक 1 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 18% डिवाइडेड बाय 118. तो ये अगर आप करते हैं तो जो टैक्स की डिमांड आती है वो आती है करीब 15 लाख के आसपास. तो 18 से 15 पे तो आप आ ही जाएंगे एटलीस्ट. मान लीजिए कि मेरिट्स पे आपको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा. If you are not getting any relief on merits, in that case, by the way of this quantification, by the way of rule number 35, at least you can reduce the demand of your taxpayer. वहां पर उतने का बेनिफिट तो आप उसको दिलवा ही सकते हैं. So interpretational issue, quantification issues, these technical grounds you can take. एक और जो बड़ा एस्पेक्ट है जिसको मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड. ऑल्दो देखिए जो जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल है, इट इज द क्रिएचर ऑफ द स्टैट्यूट, कि वो जीएसटी कानून के तहत स्टेब्लिश किया गया एक इंस्टीट्यूशन है. तो वहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड है, आई डोंट थिंक कि बहुत ज्यादा वहां पर वैलिड होंगे. बट नेवरदलेस जब आप उसको अगर कंटेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए ग्राउंड स्पेसिफिक रहेगा. जैसे आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 19(1)(g) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 260 और 300(a), ये कम से कम आपके जो दूसरे आर्ग्यूमेंट हैं उनको सपोर्ट देने के लिए आप लिख सकते हैं. तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड है एटलीस्ट वो आप लिख सकते हैं. बट आई डाउट कि ट्राइब्यूनल विल गिव यू रिलीफ ऑन अ कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स, क्योंकि आई थिंक ट्राइब्यूनल, हाई कोर्ट्स की पावर डिफरेंट होते हैं. हाई कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड पे आपको रिलीफ दे सकते हैं, बट ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूशनल पर आपको रिलीफ दे पाए उस पर थोड़ा सा संशय है. लेकिन स्टिल आपके जो दूसरे आर्ग्यूमेंट्स हैं उन आर्ग्यूमेंट्स को आप सपोर्ट देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं. और नहीं भी होगा तो हाई कोर्ट में वो आपके लिए हेल्प कर जाएगा. सो दैट इज द पॉइंट. तो ये अभी तक हमने जो बात किया ये कुछ टेक्निकल ग्राउंड्स थे जो कि किसी भी व्यक्ति को जब अपनी अपील ड्राफ्ट कर रहे हैं तो उसमें लेना चाहिए, उस पर हमने बात की. अब हम इससे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, जो हम कुछ कोर सब्सटेंटिव ग्राउंड्स की बात करेंगे. टेक्निकल ग्राउंड्स तो हम बात कर चुके, अब कुछ सब्सटेंटिव ग्राउंड्स की बात करें जो कि थोड़ा सा अब हम मेरिट्स की तरफ जा रहे हैं. तो देखिए, एक तो 73, 74, अगर किसी केस में 74 उन्होंने इन्वोक किया है तो पहली बात कि 74 इन्वोक करने के लिए डिपार्टमेंट हैज टू प्रूव कि आई हैव डन सर्टेन फ्रॉड, सप्रेशन ऑफ फैक्ट और विलफुल मिसस्टेटमेंट. तो ये बात प्रूव करने के लिए उन्होंने शोकॉज नोटिस में एविडेंसेस लगाए होने चाहिए, तभी वो 74 सब्सटेंशिएट हो पाएगा. अदरवाइज माय मैटर इज अंडर 73. 74 और 73 के बीच का जो अंतर है वो है पेनल्टी का.
अगर 74 में आपका केस है तो 100% पेनल्टी लगेगी, अगर 73 में केस है तो मैक्सिमम पेनल्टी 10% है। सो ये एक बड़ा रिलेवेंट एस्पेक्ट होने वाला है कि 74 और 73 का जब आपका केस है तो उसमें अगर 74 का इन्वोकेशन गलत तरीके से किया गया है तो उसको आपको प्राइमरीली चैलेंज करना चाहिए। एंड आई बिलीव कि 74 और 73 के डिस्प्यूट्स में मोस्ट ऑफ द केसेस में यू विल विन provided you can prove that there is no fraud, suppression of fact or willful misstatement. In one of the case, we have argued wherein we have reported certain transaction in our books of accounts. However, the tax has not been paid in the GST returns. हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन्स बताए हुए थे, जीएसटी की जब रिटर्न फाइल की गई उसमें टैक्स नहीं पे हो पाया, उसका डिपार्टमेंटल ऑडिट हुआ अंडर सेक्शन 60। डिपार्टमेंटल ऑडिट में ये बात निकल करके सामने आई कि आपने ये सो ट्रांजेक्शन है, इनके ऊपर आपने टैक्स देना था बट आपने रिटर्न में टैक्स नहीं दिया। द इंटायर शो कॉज नोटिस हैज बीन इशूड अंडर सेक्शन 74। शो कॉज नोटिस 74 में इशू किया गया, पेनल्टी 100% प्रपोज की गई, उसका एडजुडिकेशन हुआ, एडजुडिकेशन भी कंफर्म हुआ 74 में। जब फर्स्ट अपीलेट लेवल पे हम उसको लेकर के गए तो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने के सामने जाकर के हमने ये किया कि अगर हमारा इंटेंशन होता फ्रॉड करने का, सप्रेशन ऑफ फैक्ट का, विलफुल मिसस्टेटमेंट का, सो व्हाई वी रिपोर्ट दोस ट्रांजैक्शन इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड है, सारे ट्रांजेक्शन हमने उसमें मेंशन किए हुए हैं, तो 74 का कोई केस बनता नहीं। एंड फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी हैज accepted our argument and converted that proceeding from 74 to 73. Consequently, the penalty amount has come down from 100% to 10%. So ये एक बड़ा रिलेवेंट एस्पेक्ट है। अगर कहीं आपके पास ऐसा 74 का केस है, मेरिट्स पे स्टिल आपको लगता है कि टैक्स आप नहीं बचा पाएंगे, स्टिल यू कैन सेव द पेनल्टी। 90% ऑफ द टैक्स अमाउंट की अगर पेनल्टी आपने बचा ली तो वो भी एक काफी बड़ा बेनिफिट आप अपने टैक्स पेयर को दिला सकते हैं। सो दैट इज द पॉइंट। एक और मैं आपको एस्पेक्ट यहाँ पर 74 73 का बता दूं। जनरली हमारी कोशिश होती है कि हम 74 से केस को 73 में कन्वर्ट करवा लें, नॉन फ्रॉड केस से फ्रॉड केस से नॉन फ्रॉड केस में चले जाए। कुछ सिचुएशंस ऐसी बन सकती है जहां पर आप ये कहें कि 73 से आप 74 में चले जाए। जो बात मैं कह रहा हूं वो थोड़ी सी सुनने में आपको वियर्ड लग रही है, लेकिन इट इज प्रैक्टिकल थिंग। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं वो मैं आपको बताता हूं कि 73 में जो पेनल्टी लगाने का प्रोसीजर है वो ये है 10% ऑफ द टैक्स अमाउंट और 10,000 विच एवर इज हायर। कई सारे छोटे छोटे केसेस में जहां पर मान लीजिए 2A 3B का मिसमैच है। अब 2A 3B रीजनल मिसमैच तो मान लीजिए 10 लाख रुपए का था, आपने सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर दिया, सब कुछ कर दिया, एट द एंड मान लीजिए 1,000 2,000 रुपए का आपका डिफरेंस बच गया। जब रिकंसिलेशन आपने तैयार किया तो 2,000 रुपए का मान लीजिए आपको डिफरेंस नहीं मिल पाया। सो नाउ अगर केस 73 में है तो पेनल्टी किस तरीके से लगेगी कि 2,000 रुपीज का आपका जो मिसमैच बच जा रहा है वो उसके ऊपर 10% ऑफ द टैक्स अमाउंट, यानी 2,000 का 10% 200 रुपीज और 10,000 विच एवर इज हायर। सो इन दैट केस मिनिमम पेनल्टी आपको लग जाएगी 20,000 रुपए, और अगर आईबीएस की भी शामिल है तो वो पेनल्टी हो जाएगी 40,000 रुपए। और अगर मान लीजिए 5 साल के केसेस हैं, सो इन दैट केस इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 73 में ये क्लॉज है 10% ऑफ द टैक्स अमाउंट और 10,000 विच एवर इज हायर। हाउएवर this clause is not there under section 74. 74 में it is straightforward 100% of the tax amount, whatever may be the tax amount, उसका 100%। so आपको ये वहां पर एप्लीकेशन ऑफ माइंड करना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए बहुत ही छोटा अमाउंट है, मान लीजिए 500 रुपए का अमाउंट है, 500 रुपए का 10% होता है 50 रुपए और 10,000 विच एवर इज हायर, उससे बेटर ये है कि 500 का 100% 500 रुपए दिया जाए एंड मूव अहेड। So this is the interplay between section 73 and 74 which we need to do। कि 73 में 10,000 का एक मिनिमम अमाउंट उन्होंने तय कर रखा है, however that amount is not there under section 74। तो 73 74 की भी इंटरप्ले आपको कंटिन्यूअसली करते रहना पड़ेगा। सो ये ग्राउंड है जो कि आपको लेना चाहिए। अनदर पॉइंट, ऑर्डर कैन नॉट ट्रेवल बियॉन्ड एससी, कि आपका जो भी ऑर्डर है वो आपके शोकॉज नोटिस के बियॉन्ड नहीं जा सकता। जैसे मैं आपको एक बड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं जो हमारे साथ हुआ एक मैटर में, जहां पर हमारा जो ऑडिटेड बुक्स का टर्नओवर और जो जीएसटी में हमने टैक्स जमा किया था उसके बीच में डिफरेंस को लेकर के हमें नोटिस दिया गया।
से फॉर एग्जांपल कि हमारा ऑडिटेड बुक्स में टर्नओवर 100 करोड़ था, और जो जीएसटी रिटर्न में हमने टर्नओवर दिखाया वो 95 करोड़ से दिखाया। 100 करोड़ बुक्स में था और 95 करोड़ पे हमने टैक्स जमा किया। डिपार्टमेंट ने हमें 5 करोड़ का नोटिस दे दिया कि यू हैव नॉट पेड टैक्स ऑन दिस 5 करोड़। अब जो 5 करोड़ का जब हमें नोटिस मिला तो उसमें कई सारे रिकंसिलेशन रिलेटेड पॉइंट्स थे। जब हमने फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के सामने गए तो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के सामने हमने प्रॉपर रिकंसाइल करके बता दिया कि सर ये इस वजह से 5 करोड़ का अंतर है जिसपे हमें टैक्स नहीं देना था, टैक्स देने की जरूरत ही नहीं थी, तो उस पर हमने टैक्स नहीं दिया। दैट इज ओके। जब हमने 5 करोड़ का ब्रेकअप बनाया तो उसमें से 1 करोड़ का फिगर ऐसा था जो कि कॉमर्शियल क्रेडिट नोट का डिस्काउंट। तो कॉमर्शियल क्रेडिट नोट का डिस्काउंट 1 करोड़ रुपीज था। तो अपीलेट अथॉरिटी के सामने जब हम बात कर रहे थे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि ठीक है आपका रिकंसिलेशन तो ठीक है, 5 करोड़ का रीजन समझ में आ गया कि वाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन योर एंड योर रिटर्न। ये जो 1 करोड़ रुपए का कॉमर्शियल क्रेडिट नोट का आपका डिस्काउंट है, इस पे आपने टैक्स क्यों नहीं दिया ये बताइए। और दे हैव लेवी टैक्स ऑन दैट कॉमर्शियल क्रेडिट नोट, और कॉमर्शियल क्रेडिट नोट का जो 1 करोड़ का फिगर था उसके ऊपर उन्होंने टैक्स डिमांड क्रिएट कर दी, एंड रेस्ट एवरीथिंग इज लेफ्ट। बाकी की चीजें उन्होंने छोड़ दी। नाउ वी वी हैव गॉन बिफोर ऑनरेबल ट्राइब्यूनल। हम ट्रिब्यूनल के सामने गए इस बात को लेकर, और वहां पर हमने यही ग्राउंड लिया कि सर शोकॉज में तो कॉमर्शियल क्रेडिट नोट कहीं था ही नहीं, एडजुडिकेशन ऑर्डर में भी कहीं कॉमर्शियल क्रेडिट नोट नहीं था, अपीलेट ऑर्डर में कॉमर्शियल क्रेडिट नोट कहां से आ गया। और अपीलेट ऑर्डर में जो कॉमर्शियल क्रेडिट नोट आया उसके लिए तो हमें सुने जाने का कभी मौका मिला ही नहीं। सो दिस इज द केस वेयर योर ऑर्डर इज ट्रेवलिंग बियॉन्ड द शोकॉज नोटिस। जो आपका शोकॉज नोटिस है, आपका ऑर्डर उसके बियॉन्ड जा रहा है। तो ये आप एक बार क्रॉस चेक कर लें। जब भी आप कोई अपील में जाते हैं जा रहे हैं तो शोकॉज नोटिस में क्या लिखा हुआ है, जो ऑर्डर इन ओरिजिनल है उसमें क्या लिखा हुआ है, और ऑर्डर इन अपील है उसमें क्या लिखा हुआ है। तो अल्टीमेटली आपका जो भी लिटिगेशन का दायरा होगा वो शोकॉज नोटिस तक ही सीमित है। शोकॉज नोटिस के बियॉन्ड कोई नहीं जा सकता। हाँ, अगर शोकॉज नोटिस के बियॉन्ड जाना है तो उसके लिए एक और शोकॉज नोटिस उन्होंने देना पड़ेगा। अगर एक और शोकॉज नोटिस आपको मिलता है देन ओनली दे कैन गो बियॉन्ड द शोकॉज नोटिस। सो पॉइंट इज दैट आप अपने सारे ही ऑर्डर्स को जिनके अगेंस्ट में आप अपील में जाना चाहते हैं, आपको चेक करना पड़ेगा कि शोकॉज नोटिस में क्या पूछा गया है, क्या एलिगेशंस आपके ऊपर लगाए गए, कि कहीं कोई आपका ऐसा ऑर्डर तो नहीं है जो शोकॉज नोटिस में जो एलिगेशंस लगाए हैं उसको भी उससे उससे बियॉन्ड चला गया। अगर चला गया है तो वो आपको ट्रिब्यूनल के सामने उसको ठीक ढंग से प्रेजेंट करना चाहिए। दैट इज द पॉइंट। मिसिंग रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट, जो भी शोकॉज नोटिस आता है आपका उसके साथ साथ कुछ रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स देना कंपलसरी है कि किस बेसिस पे आपके ऊपर एलिगेशन लगाए गए। जैसे कई सारे मामले ऐसे होते हैं जहां पर किसी थर्ड पार्टी का कोई एविडेंस वहां पर लगा होता है और उसके बेसिस पे आपका पूरा शोकॉज नोटिस तैयार किया गया है। से फॉर एग्जांपल जैसे जो बोगस इनवॉइसिंग के केसेस हम बात करते हैं, डीजीजीआई वगैरह इस तरीके के केसेस में जब डील करते हैं तो व्हाट दे डू कि मान लीजिए मेरे अगेंस्ट में कोई एलिगेशन है और मेरा जो सप्लायर है उन्होंने सप्लायर की भी रेड की और मेरे यहाँ भी रेड की। जब सप्लायर की रेड की तो सप्लायर ने ये स्टेटमेंट दे दिया कि हमने इनको कोई गुड सप्लाई नहीं किया, हमने तो केवल इनको बिल ही दी। सो पॉइंट ये है कि ये जो बात है कि जो पूरा शोकॉज नोटिस है वो इस बेसिस पे तैयार होगा कि आपका सप्लायर कह रहा है कि उसने आपको गुड सप्लाई नहीं की। क्या केवल उसके कह देने मात्र से मेरे ऊपर डिमांड खड़ी हो जाएगी? ऑल्दो आई एम प्रेजेंटिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स, आई एम प्रेजेंटिंग परचेज इनवॉइस, आई एम प्रेजेंटिंग ईवे बिल, आई एम प्रेजेंटिंग द टोल रिसिप्ट कि जो टोल से जब गाड़ी पास हुई तब वो मेरी फैक्ट्री में जब गुड्स आए उसका गुड्स रिसिप्ट नोट मैं आपको दे रहा हूँ। अच्छा, सेकेंडली जो मैं सप्लाई कर रहा हूँ वो सप्लाई पॉसिबल ही नहीं होती अदरवाइज, अगर मेरे पास ये नहीं आते तो, अगर इनपुट मेरे पास नहीं आए होते तो मैं मैन्युफैक्चर क्या करता और जो मैंने फर्दर सप्लाई की है उस पर मैं कर ही नहीं पाता। तो पॉइंट ये है कि जो रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट हैं वो बड़े रिलेवेंट हैं। अगर किसी केस में रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट आपको नहीं मिलते हैं तो यू शुड रिक्वेस्ट द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी टू प्रोवाइड दोज रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट। स्टिल इफ इट इज नॉट प्रोवाइडेड, अगर ट्राइब्यूनल लेवल पर आ रहे हैं और अगर कभी ऐसा इंसिडेंस हुआ है कि आपको रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट नहीं मिले थे, आपने रिक्वेस्ट किया तो भी नहीं मिले, तो ये एक वैलिड ग्राउंड होगा उस शोकॉज नोटिस को इनवैलिड डिक्लेयर कराने के लिए।
ट्रिब्यूनल के सामने आप डेफिनेटली ये बात कह सकते हैं कि सर हमने तो इनसे रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट इन्होंने पहली बात तो दिए नहीं, जो कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थे। हमने मांगा तो भी नहीं दिए। सो इनका जो शो कॉज नोटिस है दैट इज बेस्ड ऑन सर्टेन डॉक्यूमेंट्स व्हिच हैव नॉट बीन प्रोवाइडेड टू अस। सो हाउ दिस शो कॉज नोटिस कैन बी वैलिड? सो ये एक ग्राउंड आपने लेना चाहिए बिफोर द ट्राइब्यूनल। इफ यू कैन टेक दिस ग्राउंड, डेफिनेटली योर द पॉसिबिलिटी ऑफ विनिंग वुड बी क्वाइट इंक्रीज्ड। दैट इज द पॉइंट। एक सबसे बढ़िया एस्पेक्ट इसमें हमें देखना चाहिए, कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे यहाँ हमारा जो शोकॉज नोटिस बना हुआ है वो किसी एक व्यक्ति के स्टेटमेंट के आधार पर है, या किसी एक व्यक्ति द्वारा दिए गए कोई एक बयान के बेसिस पे उन्होंने शोकॉज नोटिस बनाया। जैसे मैंने आपको बताया फेक इनवॉइसेस के केसेस में किसी सप्लायर ने या किसी व्यक्ति ने स्टेटमेंट दे दिया कि हमने सो एंड सो को गुड सप्लाई नहीं किया, इनको केवल हमने बिल दिए। सो आपके लिए ये एक बड़ा रिलेवेंट पॉइंट है कि एडजुडिकेशन के समय आप उसका क्रॉस एग्जामिनेशन मांगे। क्रॉस एग्जामिनेशन उसी तरीके का होता है जिस तरीके का कोर्ट में आप किसी व्यक्ति को बुला करके उससे सवाल जवाब करते हैं। तो एडजुडिकेशन के समय अगर आपका कोई केस इस तरीके का है जो कि बेस्ड है ऑन द स्टेटमेंट ऑफ समवन, किसी एक व्यक्ति के बयान पर आधारित अगर आपका वो कोई एक नोटिस है, तो उस व्यक्ति का जो बयान है वो सही है कि गलत है, उसको आप बुला सकते हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने, और उसको आप क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं जिस तरीके से कोई एक एडवोकेट किसी गवाह को कोर्ट के अंदर क्रॉस एग्जामिन करते हैं, टू टू वेरीफाई द जेन्युइननेस ऑफ दैट स्टेटमेंट। कई बार क्या होता है कि डीजीजीआई वगैरह की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वहां पर कोई भी व्यक्ति इतने प्रेशर में आता है कि वो जो चाहते हैं वो बोल देता है, क्योंकि वो इतना प्रेशर हो जाता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन जब सर्च चल रही होती है तो वो ये कहता है कि भाई इनको तो यहाँ से चले जाएंगे, उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। तो पॉइंट ये है कि वो जो व्यक्ति है, जिस व्यक्ति बयान के आधार पर आपका पूरा केस तैयार है, तो एडजुडिकेशन के समय आपने उसका क्रॉस एग्जामिनेशन डिमांड करना चाहिए। It is the responsibility of the adjudicating authority to arrange all the facilities for that cross examination। तो उस व्यक्ति को बुलाया जाए, उसी समय आपको बुलाया जाए, आप उसको क्रॉस एग्जामिन करेंगे इन द फ्रंट ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, और उसके जो भी आउटकम होंगे उसके बेसिस पे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अपना डिसीजन लेगी। दिस इज द लॉ। अगर आपने क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं मांगा है तो क्या अब आप उसका क्रॉस एग्जामिनेशन मांग सकते हैं? Am I audible?
Okay, okay. Sorry for some interruption. Let's resume. Fine. सो पॉइंट यहाँ पर हम जो बात कर रहे थे कि क्रॉस एग्जामिनेशन अगर डिनाई कर दिया गया है तो यह आपके लिए एक वैलिड ग्राउंड हो सकता है ट्राइब्यूनल के सामने कि आप अपने इस पॉइंट को रख पाए। एक और जो खास बात आपको रखनी है यहाँ पर कि अगर कोई आपके ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आप डिस्प्यूट नहीं कर सकते या डिस्प्यूट नहीं करना चाहिए तो उसको एडमिट कर लेना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि कई बार जनरली क्लाइंट से कहते हैं या कई बार हमारा भी व्यू ये होता है कि जब हम ट्राइब्यूनल के सामने अपील करने जा ही रहे हैं तो बेटर है कि जो बाकी के पॉइंट्स हैं उस पर भी हम डिस्प्यूट कर लेते हैं। जैसे कई बार होता है कि टैक्स हमने जमा कर दिया, अब उसकी इंटरेस्ट पेनल्टी बाकी है, तो ऑल्दो वी आर ओके विद दिस कि यार हमें पे कर देना चाहिए, लेकिन समटाइम्स क्योंकि हम किसी दूसरे विषय को लेकर के ट्रिब्यूनल में जा रहे हैं तो क्लाइंट भी हमको कहता है कि सर इसको रहने देते हैं ना, इसको भी आप डिस्प्यूट में डाल दीजिए और इसको लेकर के हम अपील कर देते हैं। सो टू माय अंडरस्टैंडिंग दिस इज नॉट द राइट स्ट्रेटेजी। इससे क्या होता है, बेंच का कॉन्फिडेंस आपके ऊपर कम होता है और वो ये कहते हैं कि भाई आप तो केवल डिस्प्यूट करने के लिए डिस्प्यूट कर रहे हैं, ऑल्दो इट इज योर राइट, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, बट द पॉइंट इज दैट कि जिन पॉइंट्स को लेकर के चीजें लगभग सेटल्ड हैं, जिन पॉइंट्स पर आप अग्रीड हैं, तो उसको केवल डिस्प्यूट करने के लिए डिस्प्यूट ना किया जाए। आप डिस्प्यूट केवल उन पॉइंट्स पर करें जहां पर मेरिट्स है, तो आपकी बात हो सकता है सुनी जाए, अदरवाइज तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। नाउ सो विद दिस वी हैव कम टू द हमने अभी जो डिस्कस किया वो फैक्ट्स हमने डिस्कस कर लिए, हमने ग्राउंड्स डिस्कस कर लिए। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्री डिपॉजिट पार्ट। अब हम जो बात करने वाले हैं वो प्री डिपॉजिट पर यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। सो प्री डिपॉजिट को लेकर के जो रूल है वो क्या है वो एक बार समझ लेते हैं। प्री डिपॉजिट को लेकर के जो रूल है वो ये है कि फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के सामने जब आप प्रेजेंट होते हैं तो आपको 10% ऑफ द डिस्प्यूटेड टैक्स जमा करना है एंड एडमिटेड टैक्स का 100% अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी जमा करनी है। तो जो भी अमाउंट आप एडमिट रहे हैं उसका टैक्स 100%, उसकी इंटरेस्ट और उसकी पेनल्टी वो आप जमा कीजिए, और जो डिस्प्यूटेड टैक्स है उसका 10% जमा कीजिए। फर्स्ट अपीलेट के बाद में सेकंड अपीलेट पे जब आप जाते हैं तो सेकंड अपीलेट पे जाने के लिए सेक्शन 112 हमसे ये कहता है कि एडिशनल 10% हैज टू बी डिपॉजिट। एडिशनल 10% मींस कि 10% हम ऑलरेडी कर चुके डिस्प्यूटेड टैक्स का, 10% और हमें करना है। टोटल 20% ऑफ द डिस्प्यूटेड टैक्स अमाउंट हैज टू बी डिपॉजिट। जब हमें 20% ऑफ द डिस्प्यूटेड टैक्स अमाउंट वहां पर जमा करना है तो सुनने में तो बड़ा क्लियर सा लगता है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली करने जाते हैं तो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। एक एग्जांपल मैं आपसे लेता हूं कि मान लीजिए कि ओरिजिनली जो ऑर्डर इन ओरिजिनल था उसमें टैक्स डिस्प्यूट था 1 करोड़ रुपए का। मेरे अगेंस्ट में जो डिमांड निकाली गई 1 करोड़ रुपए, एंड एंटायर डिमांड आई एम चैलेंजिंग बिफोर द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी। तो आई हैव डिपॉजिटेड 10 लाख रुपीज एज अ प्री डिपॉजिट फॉर फाइलिंग ऑफ अपील बिफोर द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी। I have filed the appeal before first appellate authority by depositing 10 lakh rupees. Now, first appellate authority has granted me a partial relief. 1 करोड़ में से मान लीजिए 60 लाख रुपए का रिलीफ मुझे फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने ग्रांट कर दी। तो नाउ माय डिमांड रिमेन्स ओनली 40 लाख रुपीज। अब इस 40 लैक्स की जो डिमांड है इसको लेकर के मैं ट्रिब्यूनल के सामने जाना चाहता हूँ। सो 1 करोड़ की ओरिजिनल डिमांड थी, 10 लाख का मैंने प्री डिपॉजिट किया, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास गया, 60 लाख का रिलीफ मुझे ग्रांट कर दिया गया। नाउ डिमांड रिमेन्स ओनली 40 लाख। अब जो लॉ है वो ये कहता है कि यू हैव टू डिपॉजिट एडिशनल 10%। तो क्या मुझे 4 लाख रुपए जो 10 लाख में ऑलरेडी जमा कर चुका हूं, अब क्या 10 लाख के ऊपर मुझे 4 लाख रुपए और जमा करने पड़ेंगे तब मैं सेकंड अपील में जा पाऊंगा? दैट इज द क्वेश्चन। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी जो प्रैक्टिकली चल रहा है वो ये है कि जितना भी अमाउंट आप ट्राइब्यूनल के सामने डिस्प्यूट कर रहे हैं, मान लीजिए आपने 40 लाख रुपए का जो डिस्प्यूट है वो ट्रिब्यूनल के सामने आप लेकर के आ रहे हैं, तो ट्रिब्यूनल में रजिस्ट्री अभी ये चेक कर रहे हैं कि 40 लाख में से 8 लाख रुपए आपका डिपॉजिट होना चाहिए। इफ यू हैव डिपॉजिटेड 8 lakhs और मोर, सो इन दैट केस योर अपील इज ड्यूली एक्सेप्टेड। सो पॉइंट यहां पर यह है कि जितनी भी आप टैक्स को डिस्प्यूट कर रहे हैं क्या उसका
20% आपका जमा है बाय एनी वेज, कि कई बार डिपार्टमेंट ने रिकवरी करके आपके बैंक अकाउंट से पैसा ले लिया, तो वहां पर भी एक संभव है। आपने डीआरसी भर के उसको जमा कर दिया, तो भी संभव है। कुल मिलाकर के उस डिमांड आईडी के अगेंस्ट में जितना भी डिस्प्यूट आप अभी ट्रिब्यूनल के सामने लेकर के जा रहे हैं, उसका 20% अगर ऑलरेडी जमा है बाय एनी वेज, सो इन दैट केस इट इज एक्सेप्टेबल। सो दैट पॉइंट इज क्लियर कि अगर पार्शियल रिलीफ फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने हमें दे दिया है, सो इन दैट केस 20% के केस में क्या किया जाना है। कुछ एक इश्यूज और है, जैसे मान लीजिए आपका डिस्प्यूट तो प्योरली प्योरली आरसीएम से रिलेटेड है। आपका जो डिस्प्यूट है वो केवल इसी बात को लेकर के कि आपने आरसीएम में टैक्स जमा नहीं किया। मान लीजिए रॉयल्टी से रिलेटेड इशू है, फॉर एग्जाम्पल मेरे ऊपर ये एक ऑर्डर पास हुआ है जिसमें 1 करोड़ रुपए का आरसीएम में टैक्स जमा करना था और नहीं किया, ऐसा एलिगेशन लगाया गया। अब उस आरसीएम का जब मुझे प्री डिपॉजिट करना है, क्योंकि पता है कि आरसीएम का जब भी हम प्री डिपॉजिट करते हैं, तो आरसीएम जब भी हमें पे करना होता है तो कैश लेजर से पे होता है, उसको क्रेडिट लेजर से पे नहीं किया जा सकता। तो क्या उसका प्री डिपॉजिट करने के लिए भी मुझे कैश लेजर यूज करना है? क्या उसमें ऐसे रिस्ट्रिक्शन है कि मैं क्रेडिट लेजर यूज नहीं कर सकता? पॉइंट इज दैट, सो अभी तक या सिमिलर केस में हम बात करें कि अगर मान लीजिए प्योरली पेनल्टी के ऑर्डर से, तो वहां पर भी मुझे 10% प्री डिपॉजिट करना है। तो पेनल्टी का तो प्री डिपॉजिट केवल और केवल कैश लेजर से ही हो सकता है। पेनल्टी का तो प्री डिपॉजिट क्रेडिट लेजर से हो ही नहीं पाएगा, तो वहां पर तो सिस्टम रेस्ट्रिक्शन है। तो अगर केवल और केवल पेनल्टी से रिलेटेड मैटर है, तो वहां पर तो प्री डिपॉजिट मुझे कैश लेजर से ही करना पड़ेगा, दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर। आरसीएम वाले डिस्प्यूट्स में सिस्टम अभी ये एक्सेप्ट कर ले रहा है कि आप अगर क्रेडिट लेजर से भी उसको पे ऑफ करते हैं तो सिस्टम इज ओके विद दिस। अभी तक रजिस्ट्री ने डिफेक्ट्स मेरी नॉलेज में नहीं है कि इस तरीके के निकाले हैं। अगर कभी डिफेक्ट निकालेंगे तो वो एक लीगल पॉइंट है कि जहां पर हमें देखना पड़ेगा कि आरसीएम के डिस्प्यूट्स के केस में प्री डिपॉजिट कैश लेजर से ही होना चाहिए। ये एक क्रॉस टेक हमें करना पड़ेगा, दैट इज द पॉइंट। एक और यहाँ पर जो बड़ा एस्पेक्ट हमें समझने की जरूरत है वो है कि डिपार्टमेंट ने जहां अपील फर्स्ट अपील के सामने फाइल की थी, कुछ कुछ क्वेश्चंस अभी चैट बॉक्स में आ रहे हैं, मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर एक बार सेशन के एंड में देने की कोशिश करूंगा। सो हम यहां पर बात कर रहे हैं कि जहां पर डिपार्टमेंट ने फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के सामने कोई अपील फाइल की है, ऑब्वियसली बात है कोई एक एडजुडिकेशन ऑर्डर था जो कि मेरे फेवर में डिसाइड हो गया, डिपार्टमेंट उससे अग्रीव्ड रहा, डिपार्टमेंट ने उस ऑर्डर के अगेंस्ट में फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के सामने जाकर के अपील फाइल कर दी। जब भी डिपार्टमेंटल अपील होती है उसमें प्री डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने मैटर को सुना और मैटर को सुनने के बाद में मेरे अगेंस्ट में डिमांड क्रिएट कर दी। जब फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने मेरे अगेंस्ट में डिमांड क्रिएट कर दी, सो अब मैं उस ऑर्डर से अग्रीव होकर के ट्राइब्यूनल के सामने अपील फाइल करने जा रहा हूं। नाउ द क्वेश्चन इज कि लॉ सेज कि एडिशनल 10% हैज टू बी डिपॉजिटेड, कि जब आप ट्राइब्यूनल के सामने अपील करेंगे तो एडिशनली यू हैव टू डिपॉजिट 10%। बट द पॉइंट इज दैट कि ये जो भी डिमांड है उसमें प्री डिपॉजिट तो कभी हुआ ही नहीं। मीनिंग देयर बाय कि अगर 1 करोड़ का डिस्प्यूट था, डिपार्टमेंट ने अपील फाइल की, तो उसमें मैंने प्री डिपॉजिट तो किया नहीं। अब वो 1 करोड़ की डिमांड कंफर्म हो गई। उस 1 करोड़ की डिमांड को लेकर के जब मैं सेकंड अपीलेट अथॉरिटी के सामने जा रहा हूं, तो लॉ कहता है कि 10% आपने एडिशनली जमा करना है। जब 10% आपने एडिशनली जमा करना है, तो मुझे अब यहाँ पर 1 करोड़ का क्या एडिशनली 10% केवल 10 लाख जमा करना चाहिए, या 20% मुझे जमा करना पड़ेगा? क्योंकि पहले वाले स्टेज पे मुझे 10% जमा करने की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि अपील मैंने फाइल नहीं की, अपील डिपार्टमेंट ने फाइल की। सो टू माय हम्बल अंडरस्टैंडिंग इसमें केवल आपको 10% ही जमा करना चाहिए और योर अपील शुड बी एडमिटेड। अभी इट इज अप टू रजिस्ट्री की जो रजिस्ट्रार हैं वो आपकी एप्लीकेशन को एडमिट करते हैं या डिफेक्ट इशू करते हैं, तो वो वहां पर एक बार एग्जामिन करना अभी जितनी भी हमारी अपील्स हैं वहां पर ये अपील इस तरीके के केसेस में केवल 10% आप जमा करके अपनी अपील को फाइल कर सकते हैं।
मूविंग अहेड, टाइम लिमिट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील विद कंडोनेशन। तो देखिए, जो ओरिजिनली हमें लॉ में टाइम लिमिट दी गई है वो दी गई है 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर। तो जब भी आपको ऑर्डर कम्युनिकेट होता है उससे 3 महीने के अंदर आप अपील फाइल कर सकते हैं बिफोर द ट्राइब्यूनल। अगर आप 3 महीने में नहीं कर पाते हैं तो फर्दर 3 मंथ्स का कंडोनेशन का पावर्स अपीलेट अथॉरिटी ट्राइब्यूनल के पास में है, लेकिन उसमें आपको सफिशिएंट कॉज वहां मेंशन करना पड़ेगा कि किस वजह से आपने 3 महीने में आप अपनी अपील दायर नहीं कर पाए। लेकिन अभी क्योंकि कुछ बैकलॉग वाले केसेस चल रहे हैं तो 30 जून उसके लिए लास्ट डेट दी गई थी, अब उस डेट को बढ़ा करके 31 जुलाई कर दिया गया है। तो बाय 31 जुलाई यू कैन फाइल योर अपील। द ऑर्डर्स विच हैव बीन कम्युनिकेटेड अप टिल 30th of April 2026, 30 अप्रैल 26 तक जो भी ऑर्डर आपको कम्युनिकेट हुए हैं उनकी अपील आपने 31 जुलाई तक फाइल करनी है। लेकिन अगर आप ये टाइमलाइन निकल जाती है तो फिर आपके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं बचेगा, यू हैव टू गो टू रिट। आपको हाई कोर्ट के सामने रिट पिटीशन ही फाइल करना पड़ेगा। जीएसटी लॉ में इसके लिए कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं। देखिए, एक और बात यहां पर यह है कि सिंगल बेंच वर्सेस डिविजनल बेंच, जीएसटी लॉ में एक प्रोविजन यह है कि ऐसे सारे मैटर्स जहां पर क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व नहीं है और अमाउंट 50 लाख से कम है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जहां क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व नहीं है और अमाउंट 50 लाख से कम है, उन सारे केसेस में मेंबर विल द केस विल बी बाय सिंगल मेंबर बेंच। तो वहां पर एक टेक्निकल मेंबर की सिंगल मेंबर बेंच बनाई जाएगी और मामला उनके सामने सुना जाएगा। तो अभी जो स्क्रीनिंग हो रही है ट्रिब्यूनल के सामने, जितने भी केसेस हैं जिनमें 50 लाख से कम का डिस्प्यूट है, वहां पर यह स्क्रीनिंग हो रही है क्या इसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है या नहीं। अगर उसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व नहीं है तो द मैटर विल बी रेफर्ड टू अ सिंगल मेंबर बेंच, और सिंगल मेंबर बेंच आपकी बात को सुनेगा और उसके बेसिस पे अपना फैसला सुनाएगा। अब यहाँ पर जो खास बात समझने की है वो ये है कि अगर आपका ये जो अभी स्क्रीनिंग हो रही है जिसके लिए हियरिंग शेड्यूल हो रही है ट्राइब्यूनल में, और वहां पर ये अगर डिसाइड हो जाता है कि आपके मैटर में क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व नहीं है, सो इन दैट केस सिंगल मेंबर बेंच जो फैसला सुनाएगी वो फाइनल फैसला होगा, दैट वुड बी अ फाइनल डिसीजन। बिकॉज अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है तो ट्रिब्यूनल विल बिकम अ फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी। आप उस केस को लेकर के हाई कोर्ट में अपील फाइल नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब इस बात का डिसीजन हो रहा है कि आपके मैटर में क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है या नहीं, तो उस बात पे आपको विशेष तौर से ध्यान देना है कि अगर आप ये एडमिट कर लेते हैं कि आपके केस में क्वेश्चन विल बी द मैटर वॉन्ट बी गोइंग टू द हाई कोर्ट देन। सो ये एक आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कैटेगराइजेशन ऑफ केसेस, तो बहुत सारे केसेस जो हैं वहां पर उनका कैटेगराइजेशन कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 में किया गया है। उसके बेसिस में बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुई है और बेंच के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में जितने भी आपके जो केसेस हैं उस तरीके से उसको शेड्यूल किए जा रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस जो मुझे लगता है जो कोर टैक्स इश्यूज है वो कैटेगरी 1 में फॉल करते हैं, और कैटेगरी 1 के केसेस कैटेगरी 1 के बेंचेस उसको सुनेंगी। कैटेगरी 2 में रजिस्ट्रेशन डिफेंस से रिलेटेड इशू है, रेसिडुअल केसेस जो है वो आपके कैटेगरी 3 में फॉल करते हैं। जब आप अपील फाइल करेंगे तो सारे ही केसेस का पेजिनेशन प्रॉपर होना चाहिए, पेजिनेशन इंडेक्सेशन होना चाहिए, हर पेज पे पेज नंबर होना चाहिए, उसका एक इंडेक्सेशन होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। ये कंपलसरी रिक्वायरमेंट है। ये नहीं होने पर जो रजिस्ट्री है वो आपको डिफेक्ट इशू करेगी, और डिफेक्ट इशू करने के बाद में आपको मौका मिलेगा उस डिफेक्ट को क्योर करने का। टाइमली आप डिफेक्ट को क्योर कर लेंगे तो आपकी अपील एडमिट होगी, अदरवाइज योर अपील विल नॉट बी एडमिटेड एट ऑल। सो दैट इज द पॉइंट। लेटर ऑफ ऑथराइजेशन वर्सेस वकालतनामा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको हमें समझना है कि बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट वी कैन नॉट गिव वकालतनामा। वकालतनामा इज प्योरली प्योरली फॉर एडवोकेट्स। हमें जो देना है वो लेटर ऑफ ऑथराइजेशन देना है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट एंड जीएसटी प्रैक्टिशनर्स जितने भी हैं, दे कैन गिव अ वकालतनामा, दे कैन गिव अ लेटर ऑफ अथॉरिटी, नॉट वकालतनामा। वकालतनामा केवल एडवोकेट्स के लिए है जो एडवोकेट्स क्वालिफाइड हैं एलएलबी करके और जो बार काउंसिल से रजिस्टर्ड है। सो कई बार अगर आप वकालतनामा लिख करके बीइंग सीए अगर आप उसको ले रहे हैं तो वो एक डिफेक्ट कंसिडर किया जाएगा, और ऐसा बिल्कुल हमें नहीं करना चाहिए। सो विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ आवर डिस्कशन। अराउंड 5:42 हो गया है, कुछ हमारे सेशन का भी
18 मिनट बाकी है, तो मैं कुछ एक समय जो है क्वेश्चन एंड आंसर के लिए रिजर्व रखना चाहूंगा। तो कुछ एक डूज एंड डोंट्स मैंने 5 यहाँ पर स्लाइड्स पे डाले हुए हैं, तो वो जस्ट मैं एक ब्रीफ करके मैं अपना सेशन यहाँ पर क्लोज करूंगा, एंड देन वी विल ओपन द क्वेश्चन आंसर। सबसे पहली चीज ये है कि फैक्चुअल मैट्रिक्स आपको प्रॉपरली यहाँ पर बनानी चाहिए, कि जो भी आपके केस में फैक्चुअल इश्यूज हैं उसको आप पहले एक ब्रीफ में एक क्रिस्प आप तैयार कर लें उसका। जो भी आपके ग्राउंड्स हैं उनको आप प्रिसाइजली नंबर्ड ग्राउंड होने चाहिए, कि हर एक ग्राउंड को नंबरिंग आपने करनी है। प्री डिपॉजिट का अमाउंट कितना है उसकी वर्किंग बहुत केयरफुली आपने करनी है, कि जो एडमिटेड टैक्स है उसको एडमिटेड टैक्स अकेले जमा नहीं करना, उसके साथ ब्याज और उसकी पेनल्टी भी जमा करनी है। और जो आप डिस्प्यूट कर रहे हैं उसका प्री डिपॉजिट आप कैलकुलेट कर लें। कंप्लीट पेजिनेटेड इंडेक्स रिकॉर्ड आपने तैयार करने हैं। आप रिलीफ क्या चाहते हैं वो आपको वहां पर बहुत प्रिसाइजली तैयार करना है, और ग्राउंड उससे लिंक होने चाहिए, कि जो भी आप रिलीफ चाहते हैं तो ग्राउंड्स भी उससे लिंक्ड होने चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूं कि केस को आप रिमांड बैक कर दें, ये मेरी रिलीफ है विच आई एम सीकिंग। तो रिमांड बैक करने के लिए ग्राउंड्स मुझे उस तरीके से लेने पड़ेंगे कि मुझे सुने जाने का मौका नहीं मिला, इसलिए मुझे एक मौका और चाहिए। तो ग्राउंड्स फिर उससे कोरिलेट करने चाहिए। सो दीज आर सर्टेन डूज। डोंट्स ये हैं कि केवल आप ये मत कीजिए कि अभी टैक्स जमा करने के लिए पैसा नहीं है, एक काम करते हैं, डिपार्टमेंट की तरफ से रिकवरी का प्रेशर आएगा, जीएसटी में अपील फाइल कर देते हैं, अभी तो एक आध साल निकल ही जाएगा, फिर देखते हैं। डोंट डू थिंग्स लाइक दिस। डोंट टेक जीएसटी एज फॉर्मेलिटी, so that should not be there. Don't use vague और omnibus grounds. आप grounds जो लीजिए वो वेग नहीं होने चाहिए। आपने मालूम चला कि सारे केसेस में जैसे कई बार हमने देखा है कि वो एक एक लाइन के ग्राउंड्स होते हैं। The adjudicating authority has erred in file in passing the order, and this is not valid as per law, and like this. These type of grounds should not be there. Defective appeals नहीं होनी चाहिए आपकी, कि जितने सारे आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, सर्टिफाइड कॉपी, अपील है, एवरीथिंग दैट शुड बी देयर। इट शुड नॉट बी डिफेक्टिव। जो आप वहां पर, क्योंकि देखिए सारा हमारा जो डॉक्यूमेंट्स हमें अपलोड करने हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स शुड बी इन अ स्कैन कॉपी। हमें उसको स्कैनिंग प्रॉपर होनी चाहिए, लेजिबल होनी चाहिए, रीडेबल होनी चाहिए, तो वो हमें वहां पर करना चाहिए। और जो कॉन्स्टिट्यूट पॉइंट्स हैं उनको ओवर प्ले करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें समझना होगा कि ट्रिब्यूनल के पावर के बियॉन्ड है कि वो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रिलीफ दे पाए। ऑल्दो आपके जो दूसरे ग्राउंड्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए आप भले कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ रेफरेंस ले सकते हैं, बट आप कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड पे अगर उनसे रिलीफ मांगने जाएंगे तो आई फील कि आपको शायद ट्रिब्यूनल दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र के बाहर। हाईकोर्ट कैन डेफिनेटली गिव यू। So these are certain points related to law procedure and certain practical issues as far as GST 80 appeal filing is concerned. So with this, I have done with my presentation. So I request Vivek ji to kindly discuss the questions. Please raise the questions. I'll try to answer to the best of my knowledge and ability. थैंक यू सर, थैंक यू सर फॉर योर सेशन एंड प्रैक्टिकल बेस्ड सेशन मैं कहूँगा इसे। थ्योरेटिकल नहीं था, ये प्रैक्टिकल बेस्ड सेशन था। सर चैट बॉक्स में हमारे मेंबर्स का कुछ क्वेश्चंस है सर, मैं चाहूंगा हम लोग 1 to 1 उनको टेकअप करें। और सर आप Sure. सर एक फर्स्ट क्वेश्चन है कि सर इफ प्री डिपॉजिट इज फाइल्ड बाय क्रेडिट लेजर इन अपील, कैन दैट बी यूटिलाइज्ड फॉर प्री डिपॉजिट इन अपील इन ट्रिब्यूनल? देखिए नॉर्मली जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी है अदर देन आरसीएम, अगर वो आप क्रेडिट लेजर से पे करते हैं तो उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। ये सारे मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट में भी गए हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी गए हैं, फेवरेबल जजमेंट्स आए हैं। तो क्रेडिट लेजर से प्री डिपॉजिट बिल्कुल किया जा सकता है, देयर इज नो इशू एट ऑल। तो अगर आपने फर्स्ट अपीलेट लेवल पे भी क्रेडिट लेजर से किया हुआ है, सेकंड अपीलेट में भी आप क्रेडिट लेजर से कर सकते हैं। बस पेनल्टी और जो आरसीएम रिलेटेड डिमांड्स रहेंगी वहां थोड़ा सा आरसीएम वाले केसेस में थोड़ा सा डाउट है, अदरवाइज बाकी सारे केसेस में क्रेडिट लेजर से किया जा सकता ओके सर। सर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिशनल एविडेंस का है। इसमें है है। कि सर रॉन्गली सी और एस का इनपुट आई में क्लेम हो गया था हाँ रिजल्टिंग जी। एक्सेस बाय जीएसटी, और केसेस
इंक्लूडिंग फर्स्ट अपीलेट में कंटेस्ट होने के बाद भी रिजेक्ट हो गया था कि भाई अलाउड नहीं है। अब क्या है कि जब हम लोग ट्रिब्यूनल पे केस को फाइल करने जा रहे हैं तो कैन हम लोग इनवॉइस वाइज डिटेल देना चाह रहा है, इनवॉइस वाइज डिटेल्स दे रहे हैं, तो क्या एडिशनल एविडेंस ट्रिब्यूनल पे सबमिट हो सकता है जो कि देखिए अपील में नहीं हुआ हुआ है? देखिए वैसे तो प्रिंसिपली आपको ये जो इनवॉइसेस हैं ये सारे पहले ही लगाने चाहिए थे, लेकिन किसी कारण से अगर आप नहीं लगा पाए तो अब आप लगा लीजिए। अभी फॉर द टाइम बिंग थोड़ा सा ट्रिब्यूनल का व्यू लीनियंट है टुवर्ड्स टैक्स पेयर, और आपको उसमें लेकिन ये ग्राउंड्स वैलिडली वहां पे बताने पड़ेंगे कि क्यों आप पहले इनवॉइसेस की कॉपी नहीं लगा पाए थे। डेफिनेटली जब भी बेंच मेंबर्स आपके केस को एडमिट करने की बात करेंगे तो वहां पर आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई आप यहाँ पर ये एडिशनल यहाँ क्यों दे रहे हैं, आप पहले क्यों नहीं दे पाए थे। तो आपको इस प्रश्न का जवाब साथ में लेकर के जाना पड़ेगा कि दिस इज द वैलिड रीजन व्हाई वी कुड नॉट प्रेजेंट दीज इनवॉइसेस एट अ प्रायर फोरम्स। एडजुडिकेशन के लेवल पे या फर्स्ट अपीलेट लेवल पे आपने ये इनवॉइसेस क्यों नहीं लगा पाए थे, तो ये आपसे पूछा जाएगा, उसका वैलिड आंसर आपने देना है। अगर आप दे पाएंगे तो डेफिनेटली इट विल बी एडमिट। सर एविडेंस के ऊपर ही पॉइंट है, डज एडिशनल एविडेंस इज स्ट्रिक्टली रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट पार्ट? यस डेफिनेटली जो एडिशनल एविडेंसेस हैं डॉक्यूमेंट, या मान लीजिए आपके कोई केस लॉज वगैरह आप देना चाहते हैं तो एविडेंस नहीं है, दैट इज द ज्यूरिस्प्रूडेंस। आई थिंक जो क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं उनका हाँ, मेरा पर्पज ये केस है यही कि था मान सर। लीजिए आप कोई हाँ नया आर्गुमेंट लेना चाहते हैं, सो हाँ दैट आर्गुमेंट यू कैन टेक। या कोई मान लीजिए कोई नया केस लॉ आप लगाना चाहते हैं तो दैट इज अ ज्यूरिस्प्रूडेंस, दैट इज नॉट एविडेंस। एविडेंस तो फैक्चुअली होता है ना कि भाई मेरा बिल था मैं पहले नहीं लगा पाया अब लगा रहा हूं। बिल्कुल। या कोई एक रिकंसिलेशन पहले नहीं लगा पाया अब लगा रहा हूं, तो दैट इज कॉल्ड एविडेंस। ओके सर, क्वेश्चन नेक्स्ट है, कैन वी गिव अ सिनॉप्सिस ऑफ डेट्स एंड इवेंट्स इन एसओएफ? सॉरी। Can we give a synopsis of dates and events in SOF? यस डेफिनेटली वो तो देनी ही है हमें, सीक्वेंस ऑफ इवेंट तो हमें उसमें देना ही चाहिए, Okay, लेकिन वो थोड़ा सा ब्रीफ होना चाहिए, बहुत ज्यादा डिटेल्ड आप उसको मत कीजिए। scripted summarize होना चाहिए, रेकनर। यस। Sir, lots of appeal were dismissed on the grounds of late filing. What could be done in those cases? Should we remand order be asked in this case? सर इस केस में मैं आपको बताऊं कि प्रिंसिपल बेंच जो दिल्ली में है उसने 3 मेंबर्स की एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट की है, और उसमें उन्होंने पूरे देश भर से करीब 800 केसेस जो हैं वो इनवाइट किए, जहां पर 20 तारीख को उसकी हियरिंग फिक्स है, और वो सारे ही मैटर्स में प्रिंसिपल बेंच 20 तारीख को सुनवाई करने जा रही है, और प्रिंसिपल बेंच जो भी डिसाइड करेगी बाकी सारी स्टेट बेंचेस उसको फॉलो करेंगी। सो अभी हमें 20 तारीख तक का वेट कर लेना चाहिए। 20 जुलाई को प्रिंसिपल बेंच में ये केस अभी लिस्टेड है, और जो भी उसका फैसला आएगा दैट विल बी फॉलोड बाय ऑल द स्टेट बेंचेस। ओके सर। सर एक टाइम कॉन्स्टेंट के ऊपर क्वेश्चन है कि जैसे आईटीएटी में जब हम लोग वीसी के थ्रू अपना केस अपील करते हैं तो ज्यादा समय नहीं मिलता है, 10-15 मिनट्स का समय मिलता है, तो क्या सेम सिनेरियो जस्टैट में भी है? क्या वर्चुअल अपील, वर्चुअल हियरिंग ही हो रहा है या फिजिकल हियरिंग चालू हो गया सर? दोनों हाइब्रिड मोड पे है। इफ यू वांट टू प्रेजेंट पर्सनली यू कैन प्रेजेंट देयर, आप वर्चुअली प्रेजेंट होना चाहते हैं वो भी आप हो सकते हैं, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये समय कितना देना है तो बेंच मेंबर के डिस्क्रिप्शन पर है, तो बेंच मेंबर के पास क्या पेंडेंसी है या उस दिन कितने केसेस लगे हुए हैं वो उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं। ओके सर, एक नोटिस रिलेटेड क्वेश्चन है, मुझे लगता है ये उसमें क्वेरी है सर कि डिपार्टमेंट नोटिस सर्व कर रही है कंपैरिजन ऑफ टर्नओवर एज पर जीएसटीआर 3P एंड जीएसटीआर 7, और वो क्वेश्चन नोटिस के अंदर कहीं भी कोई रिलेवेंस नहीं दिया हुआ है और भी किसी चीजों का, तो सर उस पे क्या अप्रोच होना चाहिए बीइंग टैक्स पेयर हमारा? सर उस पे कुछ आप। देखिए इस तरीके के जो केसेस हैं, पहली बात तो ये कि आपको अगर इसका ऑर्डर पास हो चुका है तो उसमें जब आप फर्स्ट अपीलेट के पास में जाएंगे तो आपको सबसे पहले यही ग्राउंड लेना चाहिए कि नोटिस इज वेग, इट इज नॉट सब्सटेंटेड। हम्म। और दूसरी बात ये है कि आप रिकंसिलेशन करके देख लें। ये देखिए सबसे पहले तो आपको उसकी नोटिस की जो वैलिडिटी है उसको चैलेंज करना है, और सेकेंडली फिर आप उसको मेरिट्स पे चैलेंज करें। अगर वो उसके बीच का डिफरेंस आपको नहीं दे रहे हैं तो आप एक चिट्ठी लिख करके इसको डॉक्यूमेंट कर लीजिए कि आपने उनसे डिमांड किया था कि ये जो आपका नोटिस है इसकी में फर्दर रिक्वायरमेंट आप जो डिफरेंस निकाल रहे हैं वो बताइए। अगर हेलो हेलो। 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 हाँ जी आवाज आ रही है सर। हाँ जी सर, जी। एक केस एक्स पार्टी के लिए है, एक्स पार्टी केस है। हाँ हाँ।
इसके अंदर में सर क्वेश्चन है कि इफ वी आर अनेबल टू सेटिस्फाई बेंच, दैट्स व्हाई वी डोंट अपीयर ऑन डेट ऑफ पीएच. Does it mean that tribunal will reject our appeal considering proper opportunity is given over there, or it will consider remand back of matter even on merits we have very strong case to argue? देखिए, आपको नोटिस मिला था और नोटिस मिलने के बाद में आप प्रेजेंट नहीं हो पाए, तो आपको वहां पर ये प्रूव करना पड़ेगा कि आपके पास सफिशिएंट कॉज था उस पर्टिकुलर डेट पे प्रेजेंट नहीं होने के लिए. तो उसमें मेडिकल ग्राउंड कैन वर्क, एनी अदर लीगल और एनी अदर ग्राउंड यू हैव टू प्रिपेयर कि किस वजह से आप वहां पर प्रेजेंट नहीं हो पाए थे. तो अगर आप ये प्रूव कर पाते हैं कि कम्युनिकेशन के बाद भी आपके पास सफिशिएंट कॉज था नहीं प्रेजेंट होने के लिए, तो डेफिनेटली ट्रिब्यूनल विल एक्सेप्ट योर प्ली एंड विल डेफिनेटली ग्रांट यू. सर एक जनरल क्वेश्चन सभी का है सर कि जनरली डिपार्टमेंट्स क्या कर रहे हैं अपने आप को कवर करने के लिए नोटिस को या ऑर्डर जो पास है 74 में कॉल पार करें जो कि मैटर 73 का है, सर उस पर किस प्रकार से हमें इंटरप्रेट करना चाहिए या हमें उसको कैसे चैलेंज करना चाहिए सर? देखिए, 74 वाले केसेस में ये बहुत जरूरी है कि डिपार्टमेंट ये प्रूव करे कि फ्रॉड, सप्रेशन ऑफ फैक्ट या बिल्कुल मिसस्टेटमेंट मेरे लेवल पे. अगर उन्होंने अपने शोकॉज नोटिस में इस बात को एस्टेब्लिश नहीं किया है, अपने ऑर्डर में इस बात को एस्टेब्लिश नहीं किया है, तो हमें इस बात को चैलेंज करना चाहिए. मोस्ट ऑफ द केसेस में हम केवल मेरिट्स पे बात करते हैं, हम केवल रिकंसिलेशन या फिगर्स को लेकर के चैलेंज करते हैं. 74 को चैलेंज करने पे हम बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर पाते. तो जरूरी ये है कि आप अपने सारे ही शोकॉज नोटिस के जवाब में एडजुडिकेशन लेवल से आप उसको चैलेंज करना शुरू करें. फर्स्ट अपीलेट पे भी चैलेंज करें, सेकंड अपीलेट पे भी चैलेंज करें. ओके सर, एक मुझे लगता है क्वेश्चंस तो काफी हैं सर, मैं अगर आपका परमिशन हो तो मैं उसे ले सकता हूँ क्या? बिल्कुल बिल्कुल, 100% सर. सर एक क्वेश्चन सर्टिफाइड कॉपी के ऊपर है कि सर आजकल जो ऑर्डर्स अपलोड हो रहे हैं वो पोर्टल पे डायरेक्ट अपलोड हो जाते हैं सर, तो क्या उसी को हम सर्टिफाइड कॉपी मान सकते हैं या सर्टिफाइड कॉपी हमें रिस्पेक्टिव जुडिक्शन से ऑन पेपर लेना होगा? सर, जीएसटी प्रोसीजर रूल्स में सर्टिफाइड कॉपी को उन्होंने डिफाइन किया हुआ है. सर्टिफाइड कॉपी अगर पोर्टल पे अपलोडेड है तो उसके लिए सर्टिफाइड कॉपी की आवश्यकता नहीं है, पहली बात. अगर कोई केस ऐसा है कि जहां पर ऑर्डर मैनुअली पास्ड है, तो वहां पर जो सर्टिफाइड कॉपी है आइदर सर्टिफाइड बाय द डिपार्टमेंट और सर्टिफाइड बाय द अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव. तो अगर हम अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव हम हैं और हम उसको साइन कर देते हैं, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज सर्टिफाइड कॉपी एंड दैट वुड होल्ड गुड. उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है. सर एक एजुकेशन ऑर्डर के ऊपर एक क्वेश्चन है कि सर एजुकेशन ऑर्डर उनको मिला था डिपार्टमेंट के अगेंस्ट है अगेंस्ट और डिपार्टमेंट हैज फाइल्ड अपील अगेंस्ट द सेम. इन एजुकेशन पेनल्टी वाज वेव्ड बट इन अपील ऑर्डर पेनल्टी हैज बीन imposed. To make payment of pre-deposit, I have transferred amount in cash ledger, but to make adjust against the demand, there is no record under demand outstanding tab. Please guide how I can offset amount from cash ledger. फाइन. देखिए, जो डिपार्टमेंटल अपील्स हैं वो सारी मैनुअली फाइल्ड है और डिपार्टमेंट ने उसके अगेंस्ट में जो अपील ऑर्डर पास किए वो भी मैनुअली है. तो उसमें ये आपको सिस्टम पर नहीं दिख रहा है, ये आपका अकेले का केस नहीं है, ये बहुत सारे लोगों का केस है. जहां पर भी डिपार्टमेंटल अपील्स फाइल हुए हैं वहां पर ये सारी अपील्स मैनुअली फाइल्ड हैं और मैनुअली फाइल होने के साथ ही साथ ये अपील ऑर्डर भी मैनुअली फाइल्ड है. तो उसके लिए आप देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आप अपील फाइल करने जाएंगे और वहां पे पोर्टल पर डिमांड खड़ी नहीं है तो सिस्टम आपसे प्री डिपॉजिट के लिए बोलेगा ही नहीं. तो उस केस में एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आप डीआरसी से जो भी 10% का आपका पेनल्टी अमाउंट है वो जमा कर दीजिए और उसके नरेशन में प्रॉपरली आप ऑर्डर नंबर वगैरह मेंशन कर दीजिए और बता दीजिए कि आप ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करने के लिए इसको डिपॉजिट कर रहे हैं. और उसमें जब आप डॉक्यूमेंट अटैच करने जाते हैं तो वहां पर एक टैब है जहां पर ये लिखा हुआ है कि एविडेंस ऑफ प्री डिपॉजिट. तो एविडेंस ऑफ प्री डिपॉजिट में आप उस डीआरसी को अपलोड कर दीजिए, तो उसमें डिफेक्ट आने की संभावना खत्म हो जाएगी आपकी. तो भविष्य में कभी अगर वो डिमांड खड़ी होती है तो डीआरसी 3A से आप उस लाइबिलिटी को सेट ऑफ कर सकते हैं. सर अभी क्या है सर, बहुत सारे केस में फर्स्ट अपील का फाइल करने का टाइम बार्ड हो गया है. तो सर मान लीजिए हम लोग आज फर्स्ट अपील करते हैं और APL 02 के अगेंस्ट में उसको ब्लंटली रिजेक्ट कर दिया जाता है ड्यू टू टाइम वेरिंग, तो क्या हम वो APL 02 का जो ऑर्डर है उसके बेसिस पे ट्रिब्यूनल जा सकते हैं? यस, 100% आप जा सकते हैं. अब क्वेश्चन ये है कि ट्राइब्यूनल जो टाइम बार्ड अपील्स हैं उसमें जो कंडोनेशन है क्या वो अलाउ कर सकता है कि नहीं कर सकता. इसी प्रश्न का जवाब देने के लिए 20 तारीख को जो मैंने आपको बताया वो एक हियरिंग शेड्यूल है और उसमें 3 मेंबर्स की बेंच जो है फाइनल अपना डिसीजन लेगी. और अगर उसमें डिसीजन पॉजिटिव आता है
सो डेफिनेटली फिर जो सारे केसेस हैं उसमें हम फर्स्ट अपीलेट से उसको रिजेक्ट करा करके ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं, एंड ट्रिब्यूनल कैन आइदर डिसाइड केस ऑन मेरिट्स और कैन रिमांड बैक द केस टू द आइदर फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी और टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एज द केस में भी। सर तो जो केसेस अभी तक एपीएल फाइल नहीं हुए हैं और 20 तारीख को जजमेंट आ जाता है कि भाई दे कैन एक्सेप्ट द सेम थिंग इन ट्रिब्यूनल आल्सो, तो क्या उसके बाद कोई अगर एपीएल फाइल करता है जो टाइम बार्ड है वो एक्सेप्टेबल रहेगा? सर इट विल डिपेंड ऑन द जजमेंट कि जजमेंट क्या आया उसके बाद में हम कह पाएंगे। या तो हो सकता है जजमेंट ये हो जाए कि आज तक जितनी रिजेक्ट हो गई है उसको एडमिट कर लेंगे। अब दैट आई कांट से, क्योंकि वो प्योरली इट इज ऑन द विजडम ऑफ द बेंच। ओके सर, एक आरसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन है, whether this case can be used for RCM under 88B। एक केस कोट किया गया था किसी मेंबर के द्वारा, AM Enterprises वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड ORS फॉर नॉन पेमेंट ऑफ 1%, as this was stated by High Court, will it be admitted in JSTAT? यस, अगर मान लीजिए कोई हाई कोर्ट का जजमेंट है और उसको आप किसी ट्राइब्यूनल के सामने ले जाकर के प्रेजेंट करते हैं और वो केस के फैक्ट्स आपके फैक्ट से मैच करते हैं तो डेफिनेटली इट विल बी एंटरटेन्ड। सर एक कैंसिलेशन का केस है, GST registration is cancelled in December 2020 during COVID year, suo motu by department due to non-filing of returns and non-payments. Is it possible the revocation of cancellation of GST by commissioner appeal JSTAT, or we have to move to High Court? देखिए क्योंकि 2020 में आप बता रहे हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है तो उसके लिए जितनी भी टाइमलाइंस है वो सारी निकल चुकी हैं। सो टू माय अंडरस्टैंडिंग, अगर जैसे जो टाइम बार्ड अपील्स के केस में अभी जो 20 तारीख को जजमेंट आने वाला है, अगर वो फेवर में आता है तो मे बी ट्राइब्यूनल कैन हेल्प यू, अदरवाइज आपको तो फिर हाई कोर्ट जाना पड़ेगा रिट पिटीशन में, एंड देन हाई कोर्ट विल हेल्प यू। सर अगर किसी का रिफंड रिजेक्शंस का मैटर है कि मैंने रिफंड एप्लीकेशन फाइल किया था वो जो रिजेक्ट हो गया है, तो क्या जो प्री डिपॉजिट का कंडीशन है वो इस केस में भी दैट इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ रिफंड रिजेक्शन, क्योंकि वहां पे डिमांड नहीं खड़ी हुई है। इफ देयर इज एनी डिमांड देन डिमांड, डिस्प्यूटेड डिमांड का 10% आपने जमा करना है। रिफंड के केस में इट इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके सर, एक लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग। सर ऑर्डर पास्ड ऑन पॉइंट दैट सर इन माय केस ऑर्डर वाज पास्ड ऑन पॉइंट, क्वेश्चन क्लियर नहीं है, ये हर्ष अग्रवाल जी क्वेश्चन है। सर वी हैव मेनी केसेस, order was passed on point that was not in so cause notice. It was rejected in first appeal. Will tribunal drop the order on this point that order issued? डेफिनेटली आपको ठीक ढंग से अगर आप आर्ग्यू करेंगे तो ये बिल्कुल ट्रिब्यूनल विल ड्रॉप योर केस, क्योंकि अगर शो कॉज में कोई आपके ऊपर एलिगेशन नहीं था और ऑर्डर में वो इशू आ गया है, सो इन दैट केस इट इज नॉट परमिसिबल। So can we arrange the statement of facts without changing the basic and prominent element of SOF and go filed earlier? Sorry, I couldn't get the question. Sir, second issue है, can we rearrange the statement of facts, grounds of appeals, without changing the basic and prominent element of SOF and ground of appeal filed earlier? Where you want to change it? Like you have filed the appeal, now you want to change it or what? द क्वेश्चन में सर ये क्लैरिटी नहीं है जिस मेंबर ने रेज किया है। या तो मेंबर को आप परमिट कर दीजिए, वो एक बार अपना क्वेश्चन पूछ लें डायरेक्ट, दैट कैन बी पॉसिबल। ठीक है सर, मैं उनको बोलता हूँ एक बार वीडियो उनका ऑडियो इनेबल करने के लिए उनको। जी सर और तो वैसे कुछ सच क्वेश्चंस नहीं है सर, हम लोग सर इसको वाइंड अप करना चाहेंगे सर। चलिए, सो थैंक यू सो मच टीम CIRC फॉर इनवाइटिंग मी हियर and giving me this opportunity to interact with you all, and I am thankful to all the participants who stayed with me for 2 hours, and special thanks to Vivek bhai who has moderated this case, this particular webinar. Thank you so much everyone from the core of my heart. Thank you. थैंक यू नवनीत सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम सर, आपने अपने बिजी शेड्यूल से CIRC के वेबिनार के लिए अपना टाइम स्पेयर किया। Sir, I also sincerely want to thank our CIRC chairman and regional council members and all the participants for their enthusiasm participants.
Thank you all for being part of this enriching learning experience. Stay connected with CIRC for more professional development initiatives. Thank you, sir. Thank you all. Fine. Thank you. Thank you.